सिर्फ अहमक ही नहीं बल्कि जालिम भी है साहब। वो इतना पीटा है बच्ची को। कल जब बच्ची रोती बिलखती घर आई तो जी में आया कि जाके उस कमजर्फ को कत्ल कर दूं या अपने आप को खत्म कर लूं। लेकिन वैसे आपके दामाद का नाम क्या है? ज़ारून मखदूमी। देखिए, क्योंकि मामला आपकी बेटी से जुड़ा हुआ है, हमें उनसे भी बात करनी पड़ेगी। उन्हें यहाँ बुलवाइए। जी साहब। क्या ज़ारून से जरा बोलूंगा? ओके सर, आइए। आपके ससुर ने आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है। आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सरासर झूठा इल्जाम है ये मेरे बच्चे पर। गलत बयानी की है उन लोगों ने आपसे। सर, आयशा मेरी बीवी है और मैं उसे तहे दिल से मोहब्बत करता हूँ। भला मैं उसे तकलीफ कैसे पहुंचा सकता हूँ? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप चाहें तो आप आयशा से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगी। आपके अब्बू ने आपके पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है आपके साथ मारपीट करने की, लेकिन आपके पति का कहना है कि वो कंप्लेंट झूठी है। तो आप हमें बताइए कि सच क्या है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आयशा बेटा, तो फिर ये चोटें कैसे लगी आपको? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। शायद अब्बू को गलतफहमी हो गई और वो यहाँ पर चले आए। रिपोर्ट लिखाने के पहले आपने बात नहीं की थी इनसे? डर गई है साहब, इसलिए हकीकत में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मैं आपके सामने ऐसी कसम खा के कहता हूँ कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ज़ारून जिम्मेदार है। साहब, इतनी दहशत भरती है बच्ची के दिल में कि सच तक नहीं बोल पा रही है। किसी भी इंसान के पास जिंदगी में दो चीजें होती हैं जो बेशकीमती होती हैं। वो बिना फर्क के अमीर के पास भी होती हैं और गरीब के पास भी होती हैं। वो ना पैसा होता है, ना नाम और ना ही रुतबा। वो होते हैं उस इंसान के रिश्ते और समय। जो लोग अपने रिश्तों को पहचानने में भूल कर बैठते हैं या उनसे सतर्क नहीं रहते हैं, उनका क्या हश्र होता है, आइए देखते हैं हमारे आज के इस केस में। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि ये सारा कसूर ना ज़ारून भाई का है। कैसे उसे सर पे चढ़ाए घूमते थे, जब देखो तब आयशा आयशा आयशा। अब देख लीजिए नतीजा, पुलिस को झूठा इल्जाम लगाकर दरवाजे पर भेजा है। पता नहीं क्या देखकर निकाह किया था ज़ारून भाई ने उसके साथ। और आपको याद है ना, उसके पहले कदम जब इस घर में पड़े थे, मनूस खबर लेकर आई थी। हाँ बोल। क्या? एक मिनट। मगर ये हुआ कैसे? चल चल मैं देखता हूँ। क्या हुआ ज़ारून? मम्मी, वो अली का फोन आया था। हमारे ऑफिस की नई टैक्सी चोरी हो गई। तू सही कह रही है। जब से उस मनूस लड़की के कदम पड़े हैं इस घर में, हम पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। आइए आइए, माशाल्लाह। ये सब क्या हो रहा है बताएंगी आप? ये चोटें कैसे लग गई और मेरे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तुम अंदर चलो। अरे लेकिन मैं उससे बात कर रही हूँ। सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जवाब देके जाओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब? अरे अम्मी, जाने दो उसे और खत्म करो उस मसले को। आप इधर आओ। लेकिन कुछ अम्मी, आप बैठिए, इधर आओ। सब खैरियत है? साला मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। पिछले 3 महीनों से झटके पे झटके लगे जा रहे हैं। पहले 3 टैक्सियों में से एक अफजल लेके भाग गया और दूसरे का एक्सीडेंट, और अब ये तीसरी का चोरी। ज़ारून सुन, हमें ना पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हो ना हो साला कोई अपना ही आदमी जो सारे काम कर रहा है। नहीं अल्ताफ, यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने ही तो हैं। मेरा यकीन है कि अगर इनमें से किसी ने भी चोरी करी है ना,
तो जरूर किसी मजबूरी में करी होगी, वरना ऐसे कौन चोरी करता है? देख जरूर इतना मैंने कहा ना, यहाँ पुलिस नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके ये सब करने से हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली। जरा घर पे भी नजर रखिए कि घर पे क्या चल रहा है। तो क्या करूं? क्यों? आपको नहीं पता कि जारून को जो रोज रोज के नुकसान लग रहे हैं उससे अम्मी खफा चल रही है। अजी मैं तो कहती हूँ कि यही सही मौका है अम्मी का लाडला बनने के, वरना जारून पूरी जिंदगी भर अम्मी का लाडला बना रहेगा और मलाई खाता रहेगा। जारून के परिवार में कुछ छोटी मोटी दरारें नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल वो उसकी और आयशा की जिंदगी पर उतना असर डालती नहीं दिख रही थी। जिस बात का उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा था वो था उनका अपना रिश्ता, जिसे आयशा का परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसीलिए जब भी आयशा के पिता को मौका मिलता वो आयशा को अपने साथ ले जाते और जारून को उससे मिलना तो दूर, बात करने तक की भी इजाजत नहीं थी। आयशा ने जारून के साथ जितना वक्त अपने ससुराल में गुजारा था उससे कहीं ज्यादा वक्त उसने अपने मायके में बिताया था, और शायद इसी सबसे परेशान होकर जारून वो कदम उठा बैठा जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। अम्मी हौसला रखिए, पता नहीं किस हालत में होगा। डॉक्टर साहब, मैं एक बार अपने बच्चे से मिल सकती हूँ क्या? जब तक पुलिस आकर उसका बयान नहीं ले लेती कोई उससे नहीं मिल सकता है। एक बार मिल लेते सिर्फ। प्लीज आप लोग बैठिए, पुलिस बयान ले ले, उसके बाद आप लोग मिल लीजिएगा। आइए एक्सक्यूज मी। बैठिए। कैसी हालत? खतरे से बाहर है, खाने में जहर था। अब उसने ये जहर अपने खाने में मिला था या बाहर से किसी और ने उसे मारने की कोशिश की थी, ये कहना मुश्किल है। उसे कौन मारेगा साहब? खुदकुशी करने की कोशिश की है उसने। क्यों? जारून भाई के ससुराल वालों के चलते साहब। वो लोग कई दिनों से जारून भाई पे जोर डाल रहे थे कि वो आयशा को तलाक दे दे, लेकिन ऐसा जारून भाई करना नहीं चाहते थे। इसी के चलते परेशान थे वो। हाँ साहब, आयशा के घर वाले जिम्मेदार इन सब काम के लिए। तब आप उनको गिरफ्तार कीजिए, जारून ने ये सब उनकी वजह से ही किया है। साहब, मुझे नहीं पता कि आयशा के घर वाले हमें क्यों अलग करना चाहते थे, लेकिन आयशा के बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, इसलिए मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। जरा खुल के बताओगे कि चल क्या रहा था? मैं आयशा से बेहद मोहब्बत करता हूँ सर, और ये बात उसके घर वाले अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उन्होंने आयशा का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डाला। फिर उस दिन बड़ी अजीब केस है सर, कभी ससुर दामाद पर इल्जाम लगा रहा है तो कभी दामाद ससुर पर, और इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि असली में मामला क्या है। एक बात तो पक्की है भोसले कि ये ससुर और दामाद दोनों हमसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं। लेकिन सर जब हमने पिछली मरतबा उससे पूछताछ की थी तो उसने हमें कुछ नहीं बताया था। अपनी चोटों की वजह भी उसने सीढ़ियों से गिरना बताया था। लेकिन अब हालात अलग हैं भोसले, अब उसके पति ने जान देने की कोशिश की है, हो सकता है वो भी कुछ अलग बोले। हुजूर, आप लोग यहाँ आइए, अंदर आइए। रहने दीजिए, चलिए, आपको गिरफ्तार करने आए। आपके दामाद जारून ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है आप पर। या अल्लाह, सर वो कहाँ पे है? ठीक है ना वो? फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसका कहना है कि आपके अब्बू ने आपके साथ मारपीट करके उस पर दबाव डाला था तलाक के लिए। लेके चलो साहब, वो खबीस जारून झूठ बोल रहा है साहब। अपनी मर्जी से खुद उसने मेरी बेटी को तलाक दिया साहब। जाके पकड़ना तो उसे पकड़िए, उसे जेल में डालिए। काय करायचं आणि काय नाही ते आम्ही बघू। तू चल। देखिए, हुजूर गलती कर रहे हैं आप लोग, अल्लाह के नेक बंदे पर जुल्म कर रहे हैं आप लोग। देखिए हमारी बात सुनिए साहब, हमने कुछ किया नहीं है। आयशा और जारून के माता पिता में से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, अब तक इसका फैसला नहीं हो पाया था। पुलिस ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के चार्ज में आयशा के पिता को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ जारून से तलाक लेने के बाद आयशा इद्दत के वक्फे को पूरा करने के लिए जारून के घर लौट आई थी। जारून और आयशा का रिश्ता या उसे लेकर उनकी सोच उनका जाती मामला था, लेकिन चूंकि ये पूरा मामला इस रिश्ते को लेकर शुरू हुआ था तो देखना यह था कि उनका ये साथ इस मामले पर कैसे और कितना असर डालता है।
आपने पुलिस से अब्बू की शिकायत क्यों की? खबर है आपको अब्बू जेल में बंद है। भाभी जान, इसको ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। हालत देख रहे हैं आप इसकी, क्या हाल बना लिया। और भाभी जान, जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम आपकी ज़िंदगी में खुराफात तो नहीं करेंगे। देखिए अल्ताफ भाई, ये हमारा ज़ाती मामला है, प्लीज़ इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। आयशा, 1 मिनट। रात काफ़ी हो चुकी है, आपकी अम्मी आपकी राह देख रही होंगी। ख्याल रखना अपना भाई। अल्लाह हाफिज़। अरे सुनो, यहाँ नाम क्या है तुम्हारा? अली नाम है साहब मेरा। जारून भाई के इधर काम करता हूँ मैं। अच्छा, सुना है पिछले कुछ दिनों से जारून भाई का धंधा कुछ मंदा चल रहा है। हाँ साहब, धंधा काफ़ी मंदा है साहब। कुछ दिन पहले एक गाड़ी चोरी हो गई, फिर उसके बाद एक गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट हो गया, और अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिस में चोरी भी हुई है साहब। अच्छा, जारून भाई का कोई अच्छा दोस्त या कोई दुश्मन तुम्हारी नज़र में? दुश्मन का तो पता नहीं साहब, पर हाँ, अल्ताफ भाई उनके काफ़ी करीबी हैं और यहीं साथ में काम भी करते हैं। और हाँ साहब, जारून भाई उनको अपने भाई जैसा ही मानते साहब। आपने अल्ताफ के कहने पर खुदकुशी करने का नाटक किया? नाटक नहीं था ये, सच में मरना चाहता था मैं। और पुलिस के आने से पहले अल्ताफ मेरे पास आया था और उसी ने मुझे ये आइडिया दिया था, जो कि काम कर गया। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता आयशा। हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और अपने घर वालों से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए इतना जुल्म सहने के बाद भी हमने अपना मुंह नहीं खोला। मुझे यकीन है एक दिन वक्त आएगा और वो समझ जाएंगे। तू बहुत अच्छी है आयशा, लेकिन तेरे घर वाले बिल्कुल भी नेक नहीं है। वो हमें बिल्कुल भी सुकून से जीने नहीं देंगे। मेरी बात सुन, अल्ताफ के पास एक और आइडिया है। आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? मतलब आयशा के पिता ने सही कहा था कि जारून के बिजनेस की हालत वाकई में बहुत खराब है। गुड मॉर्निंग सर, चाय लीजिए। लेकिन जिस तरह से बिजनेस में बार बार नुकसान हो रहा है, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। सर, मैंने जारून के ऑफिस में काम करने वाले हर एक शख्स से बात की। सभी को यही लगता है कि जारून के सबसे करीबी कोई ऐसा है जो उसके साथ छुपकर दुश्मनी निभा रहा है। क्या लगता है तुम्हें, कौन हो सकता है वो करीबी? सर, कोई दोस्त भी हो सकता है और कोई दुश्मन भी। अगर दुश्मन के बारे में बात की जाए तो आयशा का परिवार, जिन्हें जारून को तकलीफ पहुंचा के खुशी मिलेगी। दोस्त के बारे में बात की जाए तो एक ही ऐसा शख्स है जो जारून के सबसे करीबी भी था और उसका एम्प्लॉय भी, और वो है अल्ताफ। इस जारून से पूछताछ करो। इसके दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने से पहले इसे जानना बहुत जरूरी है। ओके सर। जारून कहाँ है? तो जारून तो कल से घर पर नहीं आए। कहाँ गया? हमें तो खुद उसकी फिक्र हो रही है साहब, पता नहीं कहाँ चला गया है। उसका मोबाइल भी यहीं पर पड़ा है। ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकते हैं आप, और वो भी अपना मोबाइल छोड़कर? सर, हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग को नहीं मालूम। हमें भी उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अम्मी, अम्मी, आपकी अलमारी से सारे जेवर गायब हैं। जब मैंने दवाई लेने के लिए अलमारी खोली तो देखा जेवर नहीं था। मुझे तो लगता है कि जारून भाई सारे जेवर लेकर भाग गए। चलिए, आप लोग यही रुकिए। अपने घर से जेवर चोरी करके जारून रातों रात गायब हो चुका था। ये काफी अजीब बात थी, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ऐसा करने से पहले उसने अपनी पत्नी आयशा से भी कोई बात नहीं की थी, जिससे अलग होने के सिर्फ ख्याल से ही वो अपनी जान देने की कोशिश कर चुका था। सर, कल रात मैं और मायरा सहर भाभी के घर पे गए हुए थे। उनकी अम्मी की तबीयत खराब चल रही थी तो उनको देखने चले गए। घर लौटने में देर हो गई और जब घर पे पहुंचे तो बिस्तर पर जारून का फोन था, पर जारून घर पर नहीं थे। और आप दोनों? आप तो घर पे ही थे। सब जारून और रफीक दोनों के आने से पहले ही मेरी आंख लग गई थी, और वैसे भी इन दोनों के काम से लौटने का कोई तय वक्त नहीं है, अक्सर देर हो जाया करती है, तो इसीलिए उन दोनों को ही हमने एक एक चाबी देके रखी हुई है। अगर जारून रात को आया भी होगा तो मुझे नहीं पता। मेरी आंख तो तब खुली जब बहुएं वापस आईं और आयशा ने मुझसे जारून के बारे में पूछा। काम के सिलसिले में कल रात मुझे भी आने में देर हो गई थी,
और मैं आते ही सो गया था। जारून घर पे था या नहीं ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है साहब कि पक्का आयशा के घर वालों ने जारून को गायब किया है। हाँ साहब, वो जारून ने उन पर केस करवाया था ना, तो सब अंदर हो गए थे। तो उन्हें लगा होगा कि जब जारून ही नहीं रहेगा तो केस भी नहीं रहेगा। लेकिन आयशा के घर वालों को जारून से इतनी क्या प्रॉब्लम थी कि अपने बेटी के पति से ही वो इतनी नफरत करते थे? साहब, जारून का भी एक टाइम था जब उसके सितारे एकदम बुलंदी पे थे। तब साहब आयशा के घर वालों की बहुत मदद करता था। आयशा के घर वालों को लगा था कि आयशा की छोटी बहनों का निकाह भी जारून ही करवाएगा, और जारून को भी इससे कोई मनाही नहीं थी साहब। वो तो पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। बेचारे की किस्मत ने अचानक पलटा खाया, धंधे में भी नुकसान होने लगा, मार्केट से भी बहुत कर्जा हो गया था। और कहते हैं ना साहब कि जब बुरा वक्त आता है तो ही अपनों का पता चलता है, और वही हुआ। आयशा के घर वालों को लगा कि जारून उनके अब किसी काम का नहीं बचा, और बस साहब उन्होंने उससे आंखें फेरना शुरू कर दिया। तुम तो जारून के दोस्त हो ना, फिर उसके ससुराल वालों के बारे में तुम इतना कैसे जानते हो? साहब, एक दिन मैं आयशा के अब्बू से मिलने गया था। जारून ने भेजा था मुझे किसी काम से, तब आयशा के अब्बू ने मुझसे कहा था, देखो मियाँ, तुम हमें लालची समझोगे, लेकिन हमने अपनी बेटी का निकाह जारून से किस लिए करवाया था? ताकि हमारी बाकी की दोनों बेटियों का निकाह वो करवा सके। और उसका कारोबार है जो चलता ही नहीं है, तो निकाह कैसे करवाएगा? तो अब हम चाहते हैं कि वो आयशा को तलाक दे दे, ताकि हम उसका रिश्ता किसी ऐसे शख्स से कर सके जो बाकी की दोनों बेटियों के निकाह में हमारी मदद करने की औकात रखता हो। और फिर वो आयशा के महर की रकम भी तो लेनी है जारून से। चाचा आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। अरे भाई, तलाक देगा, महर के पैसे लूंगा तो, और मैं निकाह कहाँ से करूंगा दोनों बच्चियों? मुझे पक्का यकीन है कि आयशा के घर वालों के ये काम है। ठीक है, अगर जारून के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कर देना। पक्का साहब, पक्का। भावसार, तर गाडी थांबवा साईडला। हाँ अली। अस्सलाम साहब, आपको एक बात बतानी थी साहब। हाँ बोलो। जिस रात जारून भाई गायब हुए थे उसी दिन वो सुबह आए थे ऑफिस, और ऑफिस आते ही उन्होंने हिसाब किताब की फाइल देखी। देखते ही उनका दिमाग खराब हो गया, कुछ तो गड़बड़ है साहब। और जैसे ही मुझे पता चला जारून भाई गायब हो गए, मैंने वो फाइल उठा ली साहब। ये देखिए साहब, घपला हुआ है साहब कुछ। अब देखो, कंपनी के अकाउंट से अल्ताफ और रफीक के अकाउंट में काफी सारे पैसे ट्रांसफर हुए। ये क्या मामला है हम देख लेते हैं, और जारून के गायब होने से इसका कुछ ताल्लुक है भी या नहीं वो भी देख लेंगे। और हाँ, तुम्हारी जरूरत हमें आगे भी करेगी। जारून भाई के लिए तो सब कुछ भी करेगा सर। पुलिस स्टेशन गया। अब तक कितने का घपला किया जारून की कंपनी के साथ? घपला? ये सब क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने कोई घपला नहीं किया साहब। मैं और जुरून तो बचपन के दोस्त हैं साहब, बचपन के। एक दूसरे को सगे भाई से भी बढ़कर मानते हैं। और साहब वहां जाकर आप किसी से भी पूछ लो, मेरी वफादारी पर आज तक किसी ने एक उंगली भी उठाई हो तो। अच्छा, वो जो लाखों का ट्रांजैक्शन कंपनी के अकाउंट से तेरे अकाउंट में हुआ है, उसकी क्या सफाई है? साहब वो तो कुछ जारून ने ही मुझे दिए थे। हाँ साहब, असल में मेरी अम्मी बीच में सख्त बीमार पड़ गई थी तब। अगर डॉक्टर ने कहा है कि खाला का ऑपरेशन करना है तो करना है ना भाई। देख तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे पैसे दूंगा। आपको मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, चाहे तो मेरी पूरी खोज खबर निकलवा लो। लेकिन साहब एक बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, जब सच्चाई सामने आएगी ना तब आप देखना, असली गुनहगार ना साहब उस आयशा के घर वाले ही निकलेंगे। गुनहगार हम नहीं साहब, गुनहगार जारून था, उसके वो घर वाले हैं। लेकिन साहब हमें इतना पता है कि उसे घर से जेवर चोरी नहीं हुए, क्योंकि हम अपनी बेटी आयशा का तलाक जारून से करवा रहे थे। और ये नाटक जेवर चोरी होने का उनके घर वालों ने रचा है, ताकि जब हम उनसे मेहर की रकम मांगे तो वो अपने हाथ उठा ले कि हम तो लुट गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहां से दे मेहर। लेकिन तुम्हारी बेटी आयशा, वो तो अभी भी उसी घर में। देखने से तो लगता है कि जारून ने जो कहा था वो सच है, कि वो लोग तलाक नहीं चाहते थे, बल्कि तुम लोग जबरदस्ती उनको अलग करना चाहते थे। नहीं नहीं साहब, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा। जारून की कंपनी के अकाउंट से 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे ना तूने, और उसके बाद घर से गहने भी तूने ही चुराए थे, हाँ? या फिर जारून को मार कर छीन लिए? नहीं साहब, सब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। सब मैं सच कह रहा हूँ। जारून ने जब धंधा शुरू किया तो अम्मी के कहने पर मैंने भी पैसा लगा दिया था साहब, और उसने खुद पार्टनरशिप दी थी मुझे, और बैंक में खाते में मेरा नाम उसने चढ़ाया था। मैंने एक पाई तक नहीं कमाई उसके धंधे से मैंने। और जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने बोला कि मैं बाद में देता हूँ, तब देता हूँ, टालम टोली करने लगा साहब। तो साहब मैंने 3 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में चढ़ा दिए।
साहब बस मैंने सच कह रहा हूँ सब, इतना ही किया साहब, कसम से, अल्लाह कसम साहब, सच कह रहा हूँ साहब। भोसले, हो सकता है कि अल्ताफ और रफीक दोनों मिलकर जारून को चीट कर रहे थे, और उस दिन जब जारून को इस बात का पता चला तो उसने उनसे जवाब और अपने पैसे वापस मांगे होंगे, और शायद उन दोनों ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। सर ये भी हो सकता है कि जानबूझकर अल्ताफ आयशा के पेरेंट्स का नाम ले रहा हो ताकि हमारा ध्यान उसकी तरफ ना जाए। लेकिन एक बात है जो अभी इस थ्योरी में फिट नहीं हो रही है, वो है जारून के घर से गायब हुई ज्वेलरी, जो कि तब से गायब है जब से जारून गायब है। अब अगर ये मान भी लिया जाए कि अल्ताफ और रफीक जारून को चीट कर रहे थे, तो भी ये जारून ऐसा क्या कर रहा था जिसके लिए उसे अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? सर ये भी हो सकता है कि ये चोरी जारून ने ना की हो बल्कि रफीक ने की हो, और इस चोरी में रफीक की बीवी सहर ने उसका साथ दिया हो, क्योंकि सबसे पहले चोरी की बात उसे ही पता चली थी, और जारून ज्वेलरी लेकर भागने वाला था ये बात भी सहर ने ही हमसे कही थी। जारून की माँ से बात करते हैं, देखते हैं अपने बेटों के बारे में वो क्या सोचती है। मुझे पक्का यकीन है साहब, वो जेवर जारून ही लेकर भागा है। सोचा था उन जेवरों के सहारे अपनी बेटी का निकाह करवा दूंगी, लेकिन वो सब लूट के ले गया साहब। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं आप कि ये चोरी जारून नहीं की? दुनिया जहान का कर्जा था उसके सर पर, और वो भागने से एक दिन पहले मुझसे वो जेवर मांग भी रहा था गिरवी रखने के लिए, और मेरे मना करने पर वो खूब लड़ा मुझसे साहब। तो क्या हुआ अगर ये जेवर तूने खरीदे थे? अरे रखे तो ये माहिरा के निकाह के लिए ना, ये जेवर मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। अम्मी, माहिरा का निकाह करवाना मेरी जिम्मेदारी है, और आज तक मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। आप मेरा यकीन रखें, माहिरा का निकाह होने से पहले मैंने छुड़ा लूंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, और तू जो कुछ कहेगा ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जेवर मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। तो रखो फिर चिपका कर इन्हें अपनी छाती से। अच्छा किया अल्लाह ने जो मैं ये बुरा वक्त दिखाया, कम से कम अपनों का असली चेहरा तो आया सामने। जारून, और एक बात याद रखना अम्मी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मेरा वक्त दोबारा बदलेगा, और जिस दिन बदलेगा ना मैं सबको देख लूंगा। मुझे नहीं पता था साहब कि जेवरों के साथ साथ मैं अपने बेटे को भी खो दूंगी। साहब आप सिर्फ मेरा बेटा ढूंढ दीजिए, मेरे लिए सबसे बड़ा गहना मेरा बेटा ही है। बॉस, स्केच आर्टिस्ट बुलाओ, और इनके जो जो गहने चोरी हुए हैं सारे आइटम्स के स्केचेस बनवाओ और ज्वेलर से पूछताछ करो। जारून या तो खुद या फिर किसी की मदद से गहने बेच चुका होगा, ये बेचने की कोशिश जरूर करेगा। आयशा, अब्बू, आप यहाँ? जारून के जाने के बाद अब तेरे पास कोई बहाना नहीं रहा यहाँ रहने का। सर मुझे तो ये पूरा मामला गड़बड़ लग रहा है। पहले तो आयशा का बाप जारून के खिलाफ कंप्लेंट करता है, बाद में पता चलता है कि जारून के ऑफिस में पैसों का गफला चल रहा था, उसके बाद जारून घर से गायब होता है और ज्वेलरी भी। सर पता ही नहीं चल रहा है ये चोरी का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, फ्रॉड का है या मिसिंग का। भोसले, मुझे लगता है एक बड़े जुर्म के अलग अलग पहलू हैं, जिसमें चोरी भी शामिल है, डोमेस्टिक वायलेंस भी, फ्रॉड भी, और किसी का गायब होना भी। और मुजरिम भी शायद कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि अलग अलग लोग अपने मकसदों को पूरा करने के लिए चालें चल रहे हैं। सर आपको क्या लगता है या सगळ्यामध्ये जारूनचा काय रोल असू शकतो? कुछ दावे के साथ कह नहीं सकते, हो सकता है कि वो मुजरिम हो या शायद विक्टिम भी। क्या ज्वेलरीच्या स्केचेस काय झालं? सर मैंने वो स्केचेस एरिया के सारे ज्वेलर्स में सर्कुलेट कर दिए, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। हेलो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर मैंने हर फ्लोर पर चेक किया, लेकिन कहीं पर भी कोई स्ट्रगल या मारपीट के निशान नहीं है। सर मुझे अभी भी ये सुसाइड केस लग रहा है, मर्डर केस नहीं। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते भोसले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, पता चल जाएगा। नहीं मर सकता।
कर सकते हो जारून? क्या जारून वाकई किसी अपने की साजिश का शिकार हुआ था, या फिर वो कोई और था जिसने जारून के हालात और उसके बिगड़े हुए रिश्तों का फायदा उठाने की कोशिश की थी? यहाँ एक और अहम सवाल था, और वो ये था कि अगर जारून का कत्ल किया भी गया था तो उसकी वजह क्या थी? क्या सिर्फ कुछ लाख रुपयों के जेवर जो जारून घर से लेकर भागा था, या फिर कुछ और? सर, इसकी मौत ऊंचाई से गिरने से नहीं हुई, सर पे चोट लगने से मौत हुई है। मौत का वक्त क्या होगा? करीबन रात के 8 से 9 के बीच में। थैंक यू। सर, जारून के ऑफिस में काम करने वाले अली से और एक बात पता चली। जारून की जो टैक्सी चोरी हो गई थी उस पर जो ड्राइवर था वो अल्ताफ का भाई अफजल था। अल्ताफ ने उसे काम पर रखा था और इसलिए जारून ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की थी। मतलब जारून के बिजनेस में हो रहे लगातार नुकसान के पीछे अल्ताफ का हाथ हो सकता है? हाथ हो सकता है नहीं सर, अल्ताफ के बैंक स्टेटमेंट को देखकर तो यही लग रहा है कि अल्ताफ का ही हाथ है, क्योंकि जब जब जारून को बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ है तब तब अल्ताफ को उतना ही फायदा हुआ है। जब जारून की टैक्सी चोरी हो गई थी उसके एक हफ्ते के बाद लगभग 3 लाख रुपए की एंट्री अल्ताफ के बैंक रिकॉर्ड में, जारून के ऑफिस से 1.5 लाख रुपए चोरी हो गए थे, उसकी भी एंट्री अल्ताफ के इस बैंक अकाउंट में। सर, ऐसी कई सारी एंट्रीज है जो जारून के नुकसान से मैच हो रही है। मतलब जारून को अल्ताफ की इस धोखाधड़ी का पता चल गया होगा, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा और फिर अल्ताफ ने या तो उसे खुद मार दिया या फिर अपने उस मौसेरे भाई अफजल से मरवा दिया। अल्ताफ और उसके कजिन अफजल दोनों के फोन की लोकेशन जारून के मर्डर और वक्त के साथ मैच करो और दोनों को उठा कर लो। ओके सर। वो टैक्सी तूने चुराई थी ना? जी साहब, मैंने चुराई थी जारून भाई की टैक्सी, पर साहब वो तो मैंने अल्ताफ भाई के कहने पे चुराई थी साहब। साहब एक मिनट साहब, आपके पास कोई कंप्लेंट है क्या साहब? बताओ साहब, जारून ने ना तो आज तक चोरी की कंप्लेंट कराई ना कोई हेरा फेरी की साहब, तो साहब क्यों उठा के लेके आए हो हमें? और साहब जिसकी गाड़ी जिसके पैसे, जब वही मर गया तो क्या साबित कर पाओगे आप? बताओ क्या साबित कर पाऊंगा मैं? हाँ? बताओ क्या साबित कर पाऊंगा मैं? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, जोड़ दो। सर, दोनों के मोबाइल लोकेशन आ गए, लेकिन क्राइम के वक्त ये दोनों क्राइम स्पॉट पर नहीं थे। हाँ सर, अफजल उस वक्त अपने गांव में था और अल्ताफ टैक्सी चला रहा था। दोनों ने जारून को चीट किया है, लेकिन उसके कत्ल में इन दोनों का हाथ है ऐसे लगता तो नहीं है। पता नहीं भोसले, पर मुझे लग रहा है कि इस अल्ताफ का इस केस से काफी गहरा लेना देना कुछ तो है जो अब तक सामने नहीं आ रहा है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों भाइयों का या फिर सिर्फ अल्ताफ का कोई पार्टनर हो जिससे उसने जारून का कत्ल करवाया हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ ठोस सबूत नहीं है और ना ही कोई ऐसा केस जिस वजह से हम इन दोनों को यहाँ पर ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। रफीक को लेकर आओ। अब तक उससे उसके धंधे के बारे में कोई बात नहीं की हमने, अब करते हैं। ओके सर। जिस दिन जारून गायब हुआ तूने कहा कि तुझे किसी काम के चलते जल्दी जाना पड़ा। साहब, मैं अपने पार्टनर के साथ में था। क्या नाम है पार्टनर का? साहब, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं साहब, वो बहुत अच्छा आदमी साहब, आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। किससे क्या मिलेगा ये हम डिसाइड कर लेंगे, तू नाम बता। साहब ने नाम पूछा है तुझसे। अल्ताफ साहब। अल्ताफ? वो मेरा पार्टनर था साहब। जब जारून का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था ना, तब मैं बहुत पहले से चाहता था कि मैं वो धंधा करूं, लेकिन साहब मुझे उसकी जानकारी नहीं थी साहब। तो मैंने अल्ताफ से बात की और अल्ताफ उस धंधे में माहिर था साहब, और उस रात में वो अल्ताफ के साथ ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? कबाब चिली साहब, वो कॉलेज रोड पर है साहब। सीसीटीवी है यहाँ? नहीं साहब, सीसीटीवी तो नहीं है। इन 2 लड़कों को जरा ठीक से देखो। इनका कहना है कि 16 तारीख की रात को 10 बजे तक ये आपके होटल में ही थे। होंगे तो भी बता नहीं सकता साहब, क्योंकि रेगुलर कस्टमर तो है नहीं। ये रेस्टोरेंट है साहब, यहाँ कितने लोग रोज आते जाते हैं, अब किस किस का हिसाब रखें। भोसले, मुझे लगता है कि जो रफीक की देर रात तक काम करने वाली बात है वो झूठी है।
वो सिर्फ अपने और अल्ताफ के लिए एलिबाइज तैयार कर रहा है। सर श्योरिटी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं है। हाँ लेकिन पॉसिबिलिटी तो बनती है। फिर भी दोनों पर नजर रखो। अगर अल्ताफ ने जारून को मारा है तो उसका मोटिव क्या था, और अगर रफीक ने अपने भाई को मारा है तो क्यों? अगर मर्डर को पकड़ना है तो मर्डर का मोटिव जानना बहुत जरूरी है। सर एक इंटरेस्टिंग कड़ी मिली है। ये अल्ताफ के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि आयशा के बाप के बीच में और अल्ताफ के बीच में काफी सारे कॉल्स हुआ करते थे और इन दोनों की बातचीत आज तक जारी है। जारून का दोस्त उसके ससुर से क्या बात करता होगा? सर अल्ताफ की शादी अब तक हुई नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बातचीत का आयशा से कुछ लेना देना हो? चलो आयशा, इस अल्ताफ के बारे में क्या राय है तुम्हारी? जारून बहुत मानते थे उसे, पर मुझे वो शख्स कभी पसंद नहीं आया। सर उसकी निगाहें बहुत खराब थी। जब भी वो हमारे आसपास हुआ करता था तो एक अजीब सी बेचैनी होती थी। कभी कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम्हें लगा हो कि वो तुम में इंटरेस्टेड है? सर जब जारून ने पहली बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी तो एक अजीब सी बात कही थी उन्होंने। देख, कुछ दिन में इद्दत का वक्फा पूरा हो जाएगा, फिर तेरा अब्बा तेरा निकाह किसी ना किसी से तो करवाएंगे ही करवाएंगे ना। तो मैंने सोचा कि अल्ताफ तुझसे निकाह कर लेगा। क्या? वो तुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, हिफाजत करेगा तेरी। इससे बस मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा अपने बिजनेस को संभालने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए। और एक बार मैंने पैसा कमा लिया ना, उसके बाद तेरे अब्बा को भी हमारे रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा, हम दोबारा निकाह कर लेंगे। थैंक यू। जी हाँ, अल्ताफ करना चाहता था आयशा से निकाह, और उसके लिए निकाह के खर्च के 3 लाख रुपए और बाद में हमें सहारा देने के लिए महीने के 25,000 रुपए देने का वादा भी किया था उसने। लेकिन हमने ना तो हाँ कहा हुजूर और ना ही ना। लेकिन मन ही मन में आपने अल्ताफ का वो ऑफर मान लिया था और इसीलिए जारून पर दबाव डाल रहे थे तलाक के लिए, और आयशा के साथ मारपीट भी इसीलिए कर रहे थे ना। देखिए जो भी बोलने वाले हैं सोच समझ कर बोलिए, आपका एक गलत जवाब आपको बहुत लंबे टाइम के लिए जेल पहुंचा सकता है। जी हाँ हुजूर, हम चाहते थे कि आयशा जारून से तलाक लेके अल्ताफ से निकाह कर ले, और उस पर जुल्म करने का तरीका भी हमें अल्ताफ ने ही बताया था। ये लो चचा 20,000 रुपए, अभी इतना ही रखो और जैसा मैंने कहा वैसा करते जाओ। आयशा पे जुल्म ठाते रहना, क्योंकि आयशा पे जुल्म जारून बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, और जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। क्योंकि वो जानता था कि जारून आयशा से बहुत मोहब्बत करता है और उसे बचाने के लिए वो उसे तलाक जरूर देगा। हमने वही किया हुजूर जो अल्ताफ ने हमें बताया। साइड साहब पर बात क्या साहब? सर्च वारंट लेकर आए, तलाशी लो पूरे घर की। कोना कोना छान मारो। चल साहब। हाँ साहब, मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ, और साहब ये सारे प्लान मैंने आयशा को पाने के लिए ही बनाए थे। जारून के धंधे में भी जितना नुकसान हुआ उन सबके पीछे भी मेरा ही हाथ था। मुझे पैसे चाहिए थे ताकि मैं आयशा के अब्बू को वो पैसे दे सकूं और आयशा से निकाह कर सकूं। आयशा के साथ मारपीट करने का आइडिया भी तूने ही दिया था ना उन्हें? हाँ साहब, मैंने ही दिया था, और जारून को भी मैंने ही समझाया था कि वो आयशा को तलाक दे दे और आयशा को मुझसे निकाह करने के लिए मनाए। और साहब मैंने उससे कहा कि मैं आयशा को उसकी अमानत की तरह संभाल कर रखूँगा। जब वो उसकी माली हालत से ठीक हो जाएगा तो मैं उसे फिर से तलाक दे दूंगा, ताकि वो आयशा से फिर से निकाह कर सके। जारून राजी भी हो गया था, लेकिन इससे पहले सब कुछ होता पता नहीं किसी ने उसको मार दिया। सब किसी ने मारा उसे? तूने मारा? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। और साहब उसको मार के मुझे क्या मिलता? मेरा फायदा तो जारून के जिंदा रहने में था, उसके मरने में नहीं। अगर जारून जिंदा रहता साहब तो आयशा को मना सकता था मुझसे निकाह के लिए, तो साहब उसको मारकर मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? मैंने नहीं मारा। ये आयशा ही है सारे फसाद की जड़। अरे क्या से क्या हो गया जब से इस घर में उसके पैर पड़े। कितने अरमान थे तेरे भाई के, तेरे निकाह को लेकर।
मुझसे कहता था, आप फिक्र ना कीजिए, मायरा का निकाह मैं करवाऊंगा और इतनी धूमधाम से करवाऊंगा ना कि पूरा का पूरा नासिक देखता रह जाएगा। आप देखना। निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने देखा। अम्मी, अम्मी मत रो। सर, रफीक सच बोल रहा है। जारून का मर्डर ना रफीक ने किया है ना ही अल्ताफ ने। ये देखिए सर, रेस्टोरेंट के सामने एक बैंक का एटीएम है जिसमें सीसीटीवी कैमरा है और ये रहे उसके फुटेज। इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ठीक 7:15 बजे रफीक और अल्ताफ दोनों जन रेस्टोरेंट में गए और 9:15 बजे के करीब ये दोनों जन रेस्टोरेंट से बाहर आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जारून का मर्डर 8 और 9 बजे के बीच में हुआ। इसका मतलब है जारून के मर्डर से इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। उसने अगर रफीक और अल्ताफ रेस्टोरेंट में थे, अफजल अपने गांव में था और आयशा का बाप अपने घर पे था, तो फिर ये कत्ल किया किसने? वो गहने जो जारून के घर से चोरी हुए थे, उसकी कोई खबर? अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अजीब नहीं लगता भोसले? अगर जारून ने वो गहने चुराए होते तो उसने बेचकर अपना कर्जा चुकाया होता, और अगर उसके कातिल ने उससे गहने छीने होते तो उसने भी मार्केट में बेचा होता, और अगर ऐसा होता तो हमें खबर लग जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। क्या सर? पहला तो ये कि वो गहने किसी औरत ने चुराए जिसका मकसद उन्हें बेचना नहीं बल्कि इस्तेमाल करना है, और दूसरा, अल्ताफ और उसके फुफेरे भाई ने गाड़ी की चोरी और पैसों की हेराफेरी का जुर्म कबूल किया और पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया। जारून के चले जाने के बाद आयशा ने जारून के परिवार वालों से किसी भी तरह की मेहर लेने से इनकार कर दिया। जारून के कत्ल की तहकीकात अब भी जारी थी। पुलिस लगातार उस इलाके के ज्वेलरी शॉप वालों से संपर्क बनाए हुए थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि जारून के कत्ल का राज किसी न किसी रूप में उन जेवरों से जुड़ा है। इस बीच 2 महीनों का वक्त गुजर चुका था और पुलिस के हाथ अब तक कोई सफलता नहीं लगी थी। और फिर एक दिन कोई जरूरी बात है तो मैं खुद आपके पास आ जाता हूँ। अभी मेरे बहन का रिश्ता होने वाला है। इस बार हमें तुमसे नहीं, तुम्हारे अम्मी के साथ बात कर रही हैं। हम तेरे पुलिस स्टेशन चला। हो सकता है जेवर खो गए थे, उसी मामले में शायद बात करनी। मैं आती हूँ। आइए। बताइए तो सही मुझे आखिर बात क्या है? साहब मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? बात क्या है? जेवर मिल गए क्या? हाँ भी और नहीं भी। मैं कुछ समझी नहीं। आपके चोरी हुए जेवरों को हम पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। फिर हमें लगा कि कहीं उन स्केचेस में कोई गड़बड़ तो नहीं है जो आपने हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठकर बनवाए थे। तो वो स्केचेस लेकर हम उस सुनार के पास गए जिनसे जारून ने वो गहने बनवाए थे। और उसने हमें बताया कि ये तो वो गहने हैं ही नहीं। कंफर्म करने के लिए हमने आयशा को भी वहां बुलवा लिया और उसने भी यही बताया कि ये वो जेवर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्केच आर्टिस्ट से आपने जानबूझकर गलत स्केचेस बनवाए थे। क्यों? बोलिए। उन जेवरों के लिए नहीं मारा मैंने अपने जारून को। उसे कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। पर जब से वो लड़की आशा उसकी जिंदगी में आई, जारून का धंधा बंद होने लगा। उस पर भारी कर्जा हो गया था। साहब, घर में सिर्फ वो ही जेवर बचे थे जिनके सहारे मैं अपनी बेटी की निकाह करने के बाबत सोच रही थी। पर जारून वो जेवर भी मुझसे मांग बैठा। मैं नहीं जानती थी। मैंने तो बस ऐसे ही गुस्से में उससे। फिर क्या हुआ? इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी वो जारून से किया करती थी। मैं अम्मी को बहुत चाहता हूँ, पर उनको जेल जाते नहीं देख सकता था, और ना ही मैं अपनी बहन माहिरा का निकाह में कोई परेशानी चाहता था। इसलिए मैंने अम्मी को सलाह दी कि
जेवरों को छुपा दे और उसके बाद उसका इल्जाम जानू पर लगा दे। लेकिन जेवर तो तुम्हारे घर पर ही थे और वहीं रहने वाले थे, तो फिर ये चोरी का नाटक क्यों किया? आयशा का तलाक हो चुका था जारून से। इद्दत का वक्फा पूरा होने के बाद जब वो घर जाती तो मेहर की रकम हमें देनी पड़ती। हमारे पास तो पैसे थे नहीं, तो फिर जेवर देने पड़ते, इसलिए हमने जेवर छुपा दिए थे। इसे तकदीर का खेल कहें या त्रासदी कि जारून को इस दुनिया में लाने वाली उसकी माँ ही उसके अचानक इस दुनिया से चले जाने की वजह बन बैठी। जरा सोचिए, अगर वक्त रहते जारून ने अपने रिश्तों को परखा होता, जांचा होता और हर उस रिश्ते से उस शख्स से दूरी बना ली होती जो कि गलत था, तो क्या आज उसका यह अंजाम होता? हरगिज नहीं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे दोराहे आते हैं जहां हमें ना सिर्फ सोच समझ कर कदम बढ़ाना होता है, बल्कि बहुत संभल कर आगे बढ़ना होता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही सोच को उजागर करती है कि इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है और कितने संगीन जुर्म कर सकता है। आसपास जाके चेक करो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या। जल्दी सर, सर जल्दी आइए। सर कटा हुआ सर, दोनों आंखें फोड़ी हुई, लगता है इसे यहाँ फेंक के कोई हमें चुनौती दे रहा है। इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, हो सकता है किसी ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है। मोरे, अगर सिर यहाँ है तो धड़ कहाँ है इसका? महाराष्ट्र के पुणे शहर में पुलिस स्टेशन के ठीक सामने किसी सरफिरे ने कटा हुआ सर फेंक दिया। पुलिस को इस विक्टिम के बारे में कुछ नहीं पता था। उनके लिए केस अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। किसी को इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद पुलिस को भी चैलेंज करने की कोशिश की गई थी। पुलिस के लिए खुली चुनौती। टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे उसे, खत्म कर देना चाहिए था उसे। चुप कर, जो हुआ सो हो गया, अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। ढिंडोरा पीटोगे तो सबको पता चल जाएगा। भूल जा सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ चीटिंग की है, उसने इस्तेमाल किया मेरा। उस कुत्ते को कैसे भूल जाऊं मैं? उसकी सारी चीजें खत्म कर दूंगी, जला दूंगी, जला के काम कर दूंगी, जला के। नहीं, मुझे धोखा दिया, कुछ जला के राख कर दूंगी, मैं खत्म कर दूंगी सब कुछ। जला के राख कर दूंगी। छोड़ मुझे, मैंने कहा ना छोड़। सब कुछ जला के राख कर दूंगी मैं, सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। सिर को फोरेंसिक लैब भेज दिया है और स्केच को आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया, लेकिन कहीं भी विक्टिम के खिलाफ कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। सिर के ऊपरी हिस्से में चोट लगी है, आंखें फोड़ दी गई और गला काट दिया। इस तरह का मर्डर तो तभी होता है जब दो लोगों में बहुत पुरानी दुश्मनी हो। लेकिन सबसे पहले हमें विक्टिम को आइडेंटिफाई करना होगा। तो लड़का जवान है या अव्यार का चक्कर भी हो सकता है। हो सकता है। विक्टिम की फोटोग्राफ्स हर न्यूज़पेपर में सर्कुलेट थे। मोरे, सिर को काट के पुलिस स्टेशन के सामने फेंककर इस खूनी ने हम पुलिस वालों को चैलेंज किया है। हो सकता है इस खूनी की हम पुलिस वालों से कोई पुरानी दुश्मनी। पता करो, हाल ही में कोई केस दर्ज हुआ था जिसका मुजरिम ये सब कर सकता है सर। और हाँ, खबरियों को काम पे लगा दो। पता करो इस एरिया में या आसपास कहीं लड़ाई झगड़ा मारामारी का वाकया हुआ था जिसके चलते ये मर्डर हुआ है। सर, पुलिस स्टेशन तक लाकर फेंका गया है, मतलब धड़ भी दूर नहीं ले गया होगा। अपनी सर्च टीम को काम पे लगा दो। सर। माता, मेरा बच्चा कहाँ है? माँ, माँ, मैं नंगे पैर महालक्ष्मी मंदिर जाऊंगी। माता सब बताएगी, माता सब बताएगी, माता सब बताएगी। माता को सब दिख रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। माता सब बताएगी, माता सब बताएगी। हो गया इसका शुरू। क्या कर रहे हो? क्या पागल बना? तुम बीच में मत बोलो, मेरे बच्चे से ज्यादा कीमती नहीं है पैसे। माता, माता,
हाँ माँ। माता को सब दिखता है। कहाँ है मेरा बेटा? सब दिखता है। मेरा बेटा कहाँ है माता? वही लड़की है, उसी ने सारा सर्वनाश किया है। उसी भ्रष्ट की है तेरे बेटे की। नलिनी ने सर्वनाश किया है तेरे बेटे का। मेरा बच्चा आ जाएगा मेरे पास। चला गया तेरा बेटा, लेकर भाग गई वो उसे। प्रकाश, गौरी, जितनी जल्दी हो सके ये सब बंद कर देना और किसी को इसके कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तुम बीच में मत बोलो माता, आप उनकी बातों को ध्यान मत दो। मेरा बेटा आएगा ना? पूर्णिमा को आएगा तेरा बेटा। जय माँ। आधी रात को जब चांद पूरा होगा लौट आएगा, लौट आएगा। जय हो माँ। सर आसपास किसी भी झगड़े की कोई खबर नहीं और उस फोटो को भी किसी ने नहीं पहचाना और अब तक उस कटे हुए सर के धड़ का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तक विक्टिम के घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? तो दो चीजें हो सकती है, या तो विक्टिम अकेला रहता होगा, इसके लिए किसी को पता नहीं है कि वो मर चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी पहचान वाले ने ही मारा होगा। ये भी हो सकता है। न्यूज़पेपर का क्या हुआ? सर कल तक फोटो छप जाएगी। एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि घर वालों ने जानबूझ के मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई, लेकिन दोस्त रिश्तेदार कोई तो होगा जो आगे आएगा। महेश बाबा खाना लगा दिया है। महेश बाबा क्या करता है? लागे ना, जब देखो तब क्रिकेट। बाबा खाना यहाँ रख दिया है, खा लेना। आज तो सही भूख लगी है, चैन से खाऊंगा। रुपेश मेरी बात सुन। बेटा बेटा मेरी बात सुन। क्या चल रहा है तुझे? क्यों तंग कर रही हो? तू ऐसा कोई काम मत कर जिससे तेरे ऊपर कोई खतरा आए। और फिर घर की इज्जत की भी तो बात है। अपने पापा को तू जानता है कितना गुस्से वाले हैं। और फिर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी बता। मेरी बात सुन बेटा। आई टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। रुपेश आई कुछ नहीं होगा। रुपेश बेटा। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा। तू क्या करते इकडे? पहले मुझे ये बताओ कि रुपेश कहाँ है? तेरे साथ भागा था ना वो? मेरे साथ भागा था? वो तो मेरे पास आया ही नहीं। तूने क्या छुपाया ना? बता रुपेश कहाँ? बता। ए झूठ मत बोल तूने क्या किया मेरे रुपेश के? जाने दो, पागल है। मैंने देख पाया जिस सर को गोद में रखकर सुलाती थी, उसे इस हालत में कैसे देख पाती मैं नहीं देख पाई। मैं नहीं देख पाई। हमारा ही बेटा है वो, 2 दिन से लापता था। अगर 2 दिन से लापता था तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस लड़की के साथ भाग के उसने जो समाज में हमारी नाक कटवाई, पुलिस में कंप्लेंट कर और इज्जत का फालूदा नहीं करना था हमको, इसलिए नहीं की। किसके साथ भागा था वो? नलिनी। सर को गोद में रखकर सुलाती थी, उसे इस हालत में कैसे देख पाती मैं नहीं देख पाई। मैं नहीं देख पाई। हमारा ही बेटा है वो, 2 दिन से लापता था। अगर 2 दिन से लापता था तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस लड़की के साथ भाग के उसने जो समाज में हमारी नाक कटवाई, पुलिस में कंप्लेंट कर और इज्जत का फालूदा नहीं करना था हमको, इसलिए नहीं की।
किसके साथ भागा था वो? नलिनी। नलिनी? अगर वो नलिनी के साथ भागना चाहता था तो उसे मारा किसने? उसका कोई दुश्मन था? नहीं, हमारे रुपेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये नलिनी उसके पीछे थी। नलिनी और उसकी मां ने ही मारा है रुपेश को। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों पर क्या बीत रही होगी, पर मुझे आपके फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब प्लीज आपके फैमिली के बारे में मुझे बताइए। हमारा बड़ा बेटा महेश, उसने तो क्रिकेट के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। अबे तू कर क्या रहा है? अबे फुल टॉस बॉल है, फुल टॉस बॉल पे प्लेट करेगा तू? ओ भाऊ ज्यादा बोलू ना, क्या खेलना है तो आगे खेल के बता। चले जा खेल के बता। चल चल आउट कर इसका, सीधा मिडल स्टंप उड़ा काले चश्मे का। बहुत बोलता है, बहुत बैटिंग आती है इसको। उड़ा उड़ा इसका, सीधा मिडल स्टंप उड़ा। रुपेश हमारा सबसे छोटा और होनहार बेटा। पता नहीं इस नलिनी ने उस पे क्या जादू कर दिया जो उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। ये नलिनी पागल है, पागल। एक बार तो उसे मैंने अपनी फैक्ट्री में रुपेश के साथ देखा था। रुपेश काय चाललंय? हाँ काय चाललंय? किसी तरह रुपेश ने नलिनी के साथ रिश्ते से मना कर दिया था, लेकिन नलिनी और उसकी मां को यह बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने रुपेश को बहकाया होगा। तो जब रुपेश ने शादी से मना कर दिया तो नलिनी और उसके मां ने उसको मार डाला। बहुत ही गुस्से वाले और सन की किस्म की लड़की है वो। उसी ने किया होगा ये सब कुछ। देखिए, नलिनी का नंबर और एड्रेस हमें दे दीजिए और अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। इनके कहने के मुताबिक नलिनी एक पागल और सन की लड़की है। रुपेश ने शादी से इनकार कर दिया होगा, इसलिए गुस्से में आकर नलिनी ने रुपेश को मार डाला। एक काम करो, रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इस नलिनी की पूरी कुंडली निकालो। सर, इस सवाल का जवाब मिल चुका था कि ये सर किसका था, लेकिन इस एक जवाब के साथ पुलिस के सामने कई और सवाल खड़े हो गए थे। आखिर रुपेश को इतनी निर्ममता से किसने और क्यों मारा था? हत्यारे ने उसका सर पुलिस स्टेशन के सामने क्यों फेंका? क्या ये किसी घरेलू दुश्मनी का नतीजा था या फिर इसमें कोई सनक शुमार थी? अबे ऑफ की बॉल को लेग में किलोमीटर अभी 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 ऑफ में आएगी, ऑफ में डालेगा, ऑफ में ये ओवर पे आड़ा बैट खेलेंगे। तुरा जरा पण लाज वाटत नहीं करे महेश? तेरा भाई अभी मर गया तो मजे से क्रिकेट देख रहा है? खून इतना सफेद हो गया तेरा? बस तू ही एक बची थी ना ये सब बोलने के लिए। साला सबको वो उस रुपेश की पड़ी है। वो आई बाबा पे भी उसका भूत सवार है। वो गया, अब तू भी जाइए, रख और जा। रख। कमान कमान कमान, आराम से खेल। नलिनी, हाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुपेश का और तुम्हारा अफेयर था ना? मैं किसी रुपेश को नहीं जानती। झूठ मत बोलो, हमें सब कुछ पता है। हाँ, जब पता है तो क्यों पूछ रहे हो? इस बार वो साला के सामने आ गया ना तो गला काट देंगे उसका। एक बार तो मार दिया, और कितनी बार मारोगी उसे? क्या कह रहे हैं आप? रुपेश मर चुका है और तुमने मारा है उसे। रुपेश दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माता ने मुझे रुपेश के बारे में सब बताया था दीदी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मेरी भक्ति में कमी रह गई दीदी। दीदी मुझे माफ कर दो। माताई थी, माताई थी, माताई थी, माताई थी, माताई थी, माताई थी। माता शांत, माता गलती हो गई, माफ कर दो माता। रुपेश की हाथ में धड़प रही है, प्रसाद दो, कपड़ा दो। हाँ माता, जल्दी जल्दी। समजाव तुझ्या बायकोला। रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है। भाई साहब सुनिए तो।
ये नाटक, जितना भी पैसा मिलेगा ना चुपचाप आधा दे देना। चलिए आपा यही है। शांत माता, शांत दो। माता शांत। रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है, मुझे नजर आ रहा हूँ। इस महेश का कुछ करना पड़ेगा। साला अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। उसकी चिंता तुम मत करो मेरी जान, वो तो लूजर है। रुपेश चला गया, सुनील को बिजनेस का कुछ अता पता है नहीं, और गौरी वो तो दिमाग से वैसे ही पैदल है। बचा कौन? हम। आप बस इतना करिए कि सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन मुझे देते रहिए कि कब कौन कहाँ क्या कर रहा है। जज्बाती लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। सब कुछ मूंद के न रख दिया तो कहना। क्या बात है। मैंने रुपेश को नहीं मारा। भागने का प्लान तुम्हारा ही था ना? जब उसने मना किया तो उसे मार डाला तुमने? मैं तो उससे प्यार करती थी। मैं खुद को मार सकती हूँ लेकिन रुपेश को नहीं मार सकती। उसके घर वालों ने मारा होगा उसे। उसके बाप ने, नफरत करता था वो रुपेश से। उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। वो बहुत डर गया था। मैंने उसे हौसला दिया, इसलिए वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर हमारा प्लान था कि 12 सितंबर को हम घर से भाग जाएंगे। 12 सितंबर क्यों? क्योंकि 13 सितंबर को उसकी सगाई होने वाली थी। सर, मैं आनंदी में उसका वेट कर रही थी, लेकिन रुपेश वहां नहीं आया। मुझे लगा कि रुपेश ने मुझे धोखा दिया है, चला गया वो मुझे छोड़ के। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैंने रुपेश को नहीं मारा। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? जरूर उसके बाप ने मारा होगा उसे। उसे पता चल गया था कि रुपेश और मैं सगाई करने वाले, और शादी भी। इसी गुस्से में ना उसने रुपेश को मार दिया होगा। हाँ, उसी ने मारा होगा। बहुत इज्जत प्यारी है ना उसे अपनी, इसलिए उसने ही रुपेश को मारा होगा। ठीक है, मोरे, हो सकता है ये नलिनी सच बोल रही हो, लेकिन उसके टेम्परामेंट को देखकर लगता है कि वो मर्डर कर सकती है। रुपेश अगर नलिनी को नहीं मिला तो फिर गया था कहाँ? ऐसे मामलों में ये दोस्त काफी मदद करते हैं। उसके दोस्तों को दोबारा से बुला के अच्छे से पूछताछ करो और आनंदी जाके पता करो जो स्टोरी नलिनी ने हमें बताई है उसमें कितनी सच्चाई है। सर, नलिनी रुपेश से पागलों की तरह प्यार करती थी। क्या उसके प्यार का यही पागलपन रुपेश की मौत की वजह बनी थी? क्या रुपेश ने नलिनी का दिल तोड़ा था जिसकी वजह से उसने रुपेश के साथ इतना सब कर दिया? या फिर इस सब के पीछे उसका कोई और ही मकसद था? रुपेश आया है और तुम सो रही हो। रुपेश, मेरा बच्चा बात करना चाहता है। मेरा रुपेश आया है। कहाँ है मेरा रुपेश? वो रहा रुपेश। कहाँ? रुपेश, देखो देखो, वहाँ आई है। रुपेश वहाँ आई है। देखो, ये रहा रुपेश। कहाँ है रुपेश? ये क्या कर रहा है? रुपेश को भूख लगी है, बात आने का है, उसे खाना खिलाना है। पैसे दो। पर मेरे पास पैसे तो नहीं है अभी। ऐसे नहीं। ये लो। अब खा लेगा रुपेश, खा लेगा रुपेश, खाना।
प्रणाम करो। ठीक है, कोर्टात जमा करा पेपर। सर, हम आलंदी गए, वहाँ रुपेश और नलिनी की शादी की नोटिस लगी। पूछताछ में पता चला कि नलिनी वहाँ पूरा टाइम इंतजार कर रही थी जब रुपेश का मर्डर हुआ। उनके बैंक अकाउंट में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब सुपारी किलिंग का भी एंगल नहीं हो सकता। रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? तो रुपेश के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि ज्यादातर वो नलिनी से ही बात करता था। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉल होते थे या तो काम के लिए या तो फिर बचपन के दोस्त सन्नी और सद्दाम को। उठाकर लेकर आओ इस सनी और सद्दाम को। सर, रुपेश बहुत अच्छा लड़का था सर। वो एक पढ़ाकू और जिम्मेदार इंसान था। उसको सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करता था। हाँ, लेकिन उसके बड़े भाई को क्रिकेट का शौक था। अगर हम लोग उसके साथ नहीं खेलते थे तो वो हमें मारता था। और जब से रुपेश की लाइफ में नलिनी आई, और नलिनी तो बहुत सनकी किस्म की लड़की थी सर। मतलब रुपेश बेचारा किस्मत का ही मारा था, मैं तो बोलूँ सर। घर में जाओ तो उसका बाप सनकी, बाहर और ये नलिनी सनकी। उसका बाप सनकी था मतलब? सनकी बोलेंगे सर, एकदम हिटलर किस्म का इंसान था। बोलो तो जल्लाद था एकदम, साफ बोलूं। उसकी दहशत घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी थी। तुम दोनों को पता था कि रुपेश नलिनी के साथ भागने वाला है? नहीं साहब, लेकिन जब से नलिनी उसके जीवन में आई तब से वो हमसे दूर रहने लगा साहब। नलिनी को हम पसंद नहीं थे साहब। वो रुपेश को बोलते थे कि हम बुरे लोग हैं साहब। फिर एक बार रुपेश डायरेक्टली आकर हमको बोलने लगा कि अपन की दोस्ती नहीं जमेगी। इस बात पे तो तुम दोनों को बहुत गुस्सा आया होगा और तुम दोनों ने ही मिलकर तुम्हारे दोस्त को मार दिया। हम क्यों मारेंगे उसे? हमारा तो जिगरी यार था सर, वो भाई जैसा था सर। हम क्यों मारेंगे उसको? ठीक है, जाओ तुम। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। नजर रखो इन पर। लेकिन सर, एक बात गले से नीचे नहीं उतरती। गर्लफ्रेंड के कहने पे कोई अपने दोस्तों से बात करना क्यों छोड़ेगा? और नलिनी ने भी अपनी स्टेटमेंट में सद्दाम और सन्नी के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन सबने एक बात कॉमन बताई, ये सुनील बहुत ही सन के आदमी था। नलिनी के पास मोटिव था मारने का, लेकिन अगर नलिनी ने रुपेश को नहीं मारा है तो फिर किसने मारा? इस सावंत फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर, तो सुनील साहब ने पूरी प्रॉपर्टी और ये फैक्ट्री रुपेश दादा के नाम कर दी थी, तो वो उसे क्यों मारेंगे? वो तो महेश ही उनके हाथ लड़ते रहता था। अरे एक नंबर का निकम्मा है तू। भाई काम कराने को दिवस भर मुझसे क्रिकेट खेला पाहिजे। फैक्ट्री के सारे वर्कर की तेरे खिलाफ कंप्लेंट है। आज के बाद तुम इस फैक्ट्री में कदम नहीं रखोगे। आज के बाद फैक्ट्री का सारा काम रुपेश देखेगा। सर, ये सरासर गलत है। रुपेश तो सुनील की जान था। रुपेश तो ताकत था सुनील की। सबसे जिम्मेदार वही था। उसके बड़े भाई और चाचा तो किसी काम के लायक ही नहीं है। ये सुनील शॉर्ट टेम्पर और गुस्से वाला आदमी था, और उसका गुस्सा रुपेश और नलिनी के अफेयर को लेकर था। मोरे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप अपने बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डालेगा। सर, घर से लेके बैंक तक सारा पैसा गायब है। क्या? कब हुआ ये सब? रुपेश की जिस दिन एंगेजमेंट थी उससे एक दिन पहले। इसका मतलब रुपेश अपने घर से कैश और ज्वेलरी लेकर भागा है। ठीक है, आप जाइए, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन सर, आप जाइए, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जाइए प्लीज। मोरे, ये कैश और ज्वेलरी गायब होने से इस मर्डर केस की दिशा ही बदल गई है। एक बात तो कंफर्म है कि नलिनी जानती थी कि रुपेश कैश और ज्वेलरी लेकर भाग रहा है। हमारा प्लान था कि 12 सितंबर को हम घर से भाग जाएंगे। तो हो सकता है कि नलिनी ने रुपेश के कैश और ज्वेलरी लूट ली और उसे मार डाला। ये भी तो सकता है कि सुनील झूठी कहानी बना रहा है। हो सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये मर्डर प्यार और इज्जत के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए हुआ है। एक काम करो, बैंक में जाके इन सबके बैंक स्टेटमेंट निकालो तुम। सर, बाबा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दो कौड़ी की लड़की के साथ तुम शादी करोगे? बाबा प्लीज। मेरी इतनी हिम्मत कि तुम ये कचरा यहां तक लेके आए? बाबा, आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए। समाज में हमारा एक स्टेटस है। हमारी बिरादरी के लोग ऐसी लड़कियों के साथ शादी नहीं करते। हे, तुम करोगे शादी इसके साथ? देखा? देख। सर, ये देखिए,
स्टेटमेंट के हिसाब से पूरे पैसे रुपेश ने ही निकाले और यहाँ एक चेक से 1 लाख रुपए महेश के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये रुपेश ने महेश को इतने सारे पैसे क्यों दिए? इस बड़े बेटे की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। पता करो ये करता क्या है। मुझे तो लगता है ये सावंत फैमिली जैसे दिखती है वैसे है नहीं। महेश और रुपेश के बारे में ये फैमिली वाले ने तो बता दिया, अब बाहर वालों से पूछताछ करते हैं। ये सनी और सद्दाम दोबारा बुला लो सर। और हाँ, आसपास के जितनी भी ज्वेलरी शॉप है उन सबको अलर्ट कर दो। जिसके पास भी ज्वेलरी है वो बेचेगा जरूर। सर। मुझे पकड़ने में 1 मिनट नहीं लगा, एक पत्थर फेंका पकड़ लिया। उसने जो किया उसके लिए उसको नहीं पकड़ा। जान, पुलिस में पत्थर मारने का बहुत शौक है ना तुझे? क्रिकेट में क्या करता था? बैटिंग। चल आज हम लोग बॉलिंग डालेंगे, तू बैटिंग कर। रुपेश को क्यों मारा? मारना चाहता था लेकिन मारा नहीं, आंख फोड़ दी उसने मेरी। ये देखिए, मेरा क्रिकेट का करियर खराब कर दिया। आई बाबा का प्यार छीन लिया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, हमेशा चुप रहा, कभी कुछ नहीं बोला मैंने। साहब नाम के भाई थे, दोनों का 36 का आंकड़ा था साहब, एक दूसरे को सामने देखना भी पसंद नहीं करते थे साहब। महेश को क्रिकेट का भूत सवार और रुपेश को इश्क का, दोनों के दोनों बेकार थे सर। जब से मेरी आग गई तब से मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया। बस अपने आप को दिलासा देने के लिए बच्चों को कभी कभी सिखा देता हूँ। सिखाना क्या साहब, सही है ना? ये नलिनी है ना, पहले महेश की गर्लफ्रेंड थी। महेश की आंख क्या फूटी, इसकी तो किस्मत ही फूट गई साहब। मुझे हर तरफ से धोखा मिला। बाबा ने सारा हिसाब किताब रुपेश के हाथ में सौंप दिया। मुझे एक एक पैसे के लिए उसके सामने हाथ फैलाना पड़ता था। ऊपर ऊपर तो हाथ जोड़ता था साहब, लेकिन अंदर ही अंदर ना लावा था, लावा। रुपेश की फेंकी हुई बॉल मेरी आंख पर लगी और मेरी आंख फूट गई। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी की, क्योंकि मैं जानता था कि रुपेश ने जानबूझकर मेरी आंख फोड़ी है। लेकिन नहीं, ना तो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, ना मेरे घर वालों ने। आज आपको मेरी कंप्लेन लिखनी पड़ेगी। आग गई है मेरी आंख, कोई बटुआ चोरी नहीं हुआ है। कर क्या रहे हैं आप लोग? आज मेरी कंप्लेन लिखिए आप। देखो हमने वो तहकीकात कर ली है, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अरे खाक एक्सीडेंट था। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है? बोली सूरत पे जा रहे हो उसकी आप। इसीलिए मैं आप लोगों पर अपनी भड़ास निकालता हूँ। अपनी भड़ास निकालने के लिए तुमने रुपेश को मारा, उसकी आंखें फोड़ी, और पुलिस वालों पर भड़ास निकालने के लिए उसका कटा हुआ सर पुलिस स्टेशन में डाल दिया। पुलिस वाले कैसे भड़ास निकाल दिया ना, वो दिखाता हूँ तुझे। देखिए मैं आपसे क्या, मैंने उसको नहीं मारा। रुपेश से तुम जलते थे और गुस्से में आकर तुमने उसे मार डाला, सच है या नहीं? मैंने उसको नहीं मारा। उसने तेरी आंख फोड़ी थी, तेरा क्रिकेट करियर बर्बाद किया था। मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने उसको नहीं मारा। तेरे बाप ने सारा बिजनेस उसके हाथ में दिया था, सारा पैसा उसके हाथ में था। भिखारी की तरह तुझे पैसे मांगे। हाँ, भिखारियों की तरह पैसे मांगता था मैं उससे। भिखारी बना दिया था उसने मुझको। कभी समझने की कोशिश नहीं की उसने मुझे। हर बार ये जताता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब से बाबा ने उसके नाम पे वो बिजनेस किया था, मुझे नीचे दिखाने लगा था। वो भाई नहीं था, वो दुश्मन था, दुश्मन। कभी किसी बात पे मेरा साथ नहीं दिया, पर मरा होगा ना उसी लड़की के चक्कर में। वो लड़की तो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों, तेरा उस लड़की का अफेयर नहीं था? था, मेरा अफेयर था उससे, लेकिन उसने भी वही किया। मेरी आंख फूटने के बाद जाकर सो गई वो उस रुपेश के साथ। तो महेश के लिए तुमने रुपेश को मार डाला। महेश वो तो पागल है। रुपेश के आगे महेश की तो कोई बराबरी ही नहीं थी। हो सकता है कि रुपेश ने अपने बाप के कहने पर तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहा और गुस्से में आकर तुमने उसे मार डाला हो। नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिस गले में मुझे वरमाला डालनी थी, उस गले पे छुरी कैसे चला सकती हूँ मैं? हेलो, क्या? ठीक है माते। सर, तलेगांव के घर में एक लाश मिली है। महेश को क्रिकेट का बहुत शौक था। उसे ऐसा लगता था कि रुपेश की वजह से ही उसकी एक आंख खराब हुई, जिसके कारण वो जिंदगी में कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता। जब पुलिस को रुपेश का सर मिला तब उसकी भी दोनों आंखें फूटी हुई थी। तो क्या महेश था रुपेश की हत्या के पीछे? क्या उसी का बदला इस जुनून की हद तक पहुंच गया था? इस केस में पुलिस के शक की सुई 3 लोगों पर थी। रुपेश की प्रेमिका नलिनी, रुपेश के पिता सुनील और रुपेश के भाई महेश पर। रुपेश की हत्या के बाद पुलिस को एक और हत्या की जानकारी मिली थी। क्या इन दोनों हत्याओं का आपस में कोई कनेक्शन था? आखिर कौन था इन हत्याओं के पीछे? हाँ साहब, मैंने फोन किया था, उधर लाश पड़ी है।
आप लोग यहीं पे रुकना। जी। दो ग्लासेस है, एक सनी का है, तो दूसरा कौन था? मोरे, पहले रुपेश का मर्डर होता, फिर सनी का। मुझे लगता है कि किसी ने सनी पर नजर रखी हुई थी। जैसे वो हमारी कस्टडी से बाहर निकला, उसे मार दिया। ये रुपेश का मर्डर और सनी का मर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मुझे ड्रॉअर में इतने सारे मोबाइल मिले पर किसी में भी सिम कार्ड नहीं है। सनी के अकाउंट में इतने हेवी ट्रांजैक्शंस, आखिर वो इतने पैसों का करता क्या था? मोरे, रुपेश, सनी, सद्दाम, तीन खास मित्र, जिसमें से रुपेश और सनी मारे जा चुके हैं, बचा है सद्दाम। कुछ तो लिंक है जो हमसे छूट रही है। उठाकर लेकर आओ इस सद्दाम को। सर। सनी के बारे में उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आता था और करता क्या था? साहब हम लोग क्रिकेट मैच में बैटिंग करते थे, सनी को उसकी लत लग गई साहब। महेश भाई भी बैटिंग करते थे, लेकिन वो रुपए से पैसे उधार लेते थे। ये सब कुछ पहले नहीं बता सकता था? निकल अभी तो, लेकिन शहर छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। नहीं जाऊंगा साहब। क्यों जाऊंगा मैं? जा। मोरे, इस सनी ने किन किन लोगों से कितने कितने पैसे लिए इसके डिटेल निकाल। और मोबाइल, उसके पास इतने सारे मोबाइल थे, पता करो ये एक ही सिम कार्ड यूज करता था या अलग अलग सिम कार्ड थे। अगर अलग अलग सिम कार्ड है, उन सारे सिम कार्ड के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर। चुप हो जा बेटी, कितना रोएगी? तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे की भी तो सोच। होने को कौन टाल सकता है? मत रो इतना, मत रो बेटा, मत रो। तो सनी ने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए हुए और सभी उससे पैसे वापस मांग रहे। सरप्राइजिंग बात यह है कि उसने सभी को 15 सितंबर की तारीख दी थी पैसे वापस करने के लिए, रुपेश के मर्डर के ठीक 2 दिन बाद। मुझे महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सनी को पता था कि रुपेश और नली भी शादी करने के लिए घर से भागने वाले और उनके पास कैश और गहने हैं। सनी ने प्लान बनाया, रुपेश को मारा, कैश और गहने लेकर भाग गया। उसके बाद सनी ने भी सुसाइड किया। सवाल ये पैदा होता है कि वो कैश और जेवर है कहाँ? नहीं, ऐसा तो नहीं, इस केस का मास्टरमाइंड कोई और ही है। एक काम करो, सनी के जितने भी फोन्स हमें मिले, सारे कॉल रिकॉर्ड बारीकी से चेक करो। सर, सनी के नाम पे जो 8 नंबर्स मिले हैं, उन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स, इनमें से जो लेटेस्ट नंबर है, उससे आखिरी कॉल रुपेश को किया गया है, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन वो गायब हुआ। सर, एक सरप्राइजिंग बात और है, इन सभी नंबरों से एक नंबर पे लगातार बातचीत हुई है। किसका नंबर है? सर इधर। तो ताला लगा हुआ है। अरे सुनो, ये ताला कब से लगा है? पता नहीं सर। मोरे, दरवाजा तोड़ दो। सर। घर की तलाशी लो अच्छे से। तो कुछ कुछ बातें मुझे क्लियर हो रही है। सर एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, तुम उसे उलझाए रखो, हम अभी आते हैं। तो ज्वेलरी शॉप से फोन था, कोई ज्वेलरी बेचने है। अरे मैम, मैं कह रहा हूँ ना, 2 मिनट तो रुकिए ना, टंच का रिपोर्ट आने दीजिए ना। और कितनी देर लगने वाली है? थोड़ी देर बस, आने वाली टंच की रिपोर्ट। चोरी का सोना बेचने की असली जगह मैं बताता हूं आपको। ले चलो इसे। हमें अंदाजा नहीं था इस चेहरे के पीछे एक दूसरा रूप भी छुपा हुआ है। क्यों किया ये सब?
मैं सावंत परिवार के घर में आके रहने लगी। करने वाला काम था दिला साहब, पर मैंने कभी इज्जत नहीं की। हर बात पे धुतकारते मुझे। ये रख और जा, रख। तंग आ गई थी मैं इस जिंदगी से। फिर एक दिन रुपेश का दोस्त सनी मुझे मिला। हम दोनों ही हालात के मारे थे सर। पैसे पैसे होते हमारा अपनी जिंदगी जीने के लिए। सनी रुपेश का जिगरी दोस्त था। उसे पता चला कि रुपेश नलिनी के साथ भाग के शादी करने वाला है और उसने बैंक से सारे पैसे और घर से सारे जेवरात ले लिए। बस फिर क्या, हमने भी प्लान बनाया। सनी ने रुपेश को फोन किया आनंदी जाने के बहाने। अरे यार रुपेश कुड़ा होता तू? चल लौकर चल यार, चल भाई जल्दी चल, चल लौकर। कहाँ चल यार? कार्बोरेटर का नाटक होगा यार, देख जल्दी देख, देखना जल्दी करना। हाँ हाँ। वैसे भी महेश से मेरे बेइज्जती का मुझे बदला तो लेना ही था। सनी को क्यों मारा? सर, सनी उस हादसे के बाद बहुत डर गया था और जब वो आप लोगों से मिलके गया तब वो मुझे आके धमकाने लगा था। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? खुद को संभालो। हम सरेंडर कर देंगे पुलिस के पास, ठीक है? शांत हो जाओ। मैं गहने बेचकर कहीं दूर जाना चाहती थी। जो लोग स्वार्थ और लालच में आकर ऐसा घिनौना काम करते हैं ना, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलती जरूर है। इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लालच के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके लिए जिंदगी की कीमत ही खत्म हो जाती है। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी जिंदगी बिताए, उसे किसी चीज की कोई कमी ना हो, लेकिन अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी ने हमें जो नहीं दिया है वो हम किसी और की जिंदगी से छीन लें। सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस दुनिया में हर किसी को चीजें प्लेट में सच कर नहीं मिलती हैं, उन्हें अपनी जद्दोजहद से हासिल करना पड़ता है। बेहतर जिंदगी जीने का हक सबको है, लेकिन उसकी कीमत किसी की जान या कोई गुनाह हरगिज नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, तो आप लेंगी? नहीं लीजिए, चाहिए। प्लीज सुनिए ना 2 मिनट। नहीं 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 लीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम। थैंक यू मैडम। सुनिए, देखिए ना 2 मिनट देखिए तो सही। अरे सुनिए तो। हेलो, छाया के साथ तेरा क्या रिश्ता है? बोल। एक साधारण सा सेल्समैन जो घर घर जाकर अपना सामान बेचता है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उसे मुंबई के कांदीवली पुलिस स्टेशन में पुलिस के कड़े सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं? आखिर क्या अपराध किया है उसने? कौन है ये छाया और इसका क्या रिश्ता है इस सेल्समैन के साथ जिसके बारे में पुलिस सेल्समैन से सवाल जवाब कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि छाया के साथ घटी किसी घटना को अंजाम देने में इस सेल्समैन का हाथ है? आखिर सच क्या है, क्या हुआ है? क्यों मुंबई पुलिस ने इस सेल्समैन को पूछताछ के लिए बुलाया है? आइए देखते हैं आज का ये केस।
ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। गाड़ी चारकोप की तरफ लो। मुंबई के चारकोप इलाके में रहने वाली एक टीनेज लड़की छाया की किसी ने उसके ही घर में हत्या कर दी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जीवन की यात्रा की बस शुरुआत ही की थी, किसी ने उसकी यात्रा को पड़ाव पर पहुंचने से पहले ही अचानक रास्ते में खत्म कर दिया। उम्र के इस पड़ाव में जिसमें दोस्ती के लिए समय कम पड़ता है, अपने सपनों को जीने के लिए समय कम पड़ता है, उसमें कैसे और किसे अपना दुश्मन बना बैठी थी छाया। कुछ बता पाएंगे कैसे हुआ ये सब? नहीं पता किसने ये की, ये मेरी बेटी के साथ। मैं सुबह कमरे से बस आई नीचे और यहाँ देख रही हूँ तो मेरे बच्चे की लाश पड़ी थी यहाँ पर। सब जगह खून था और पता नहीं किसने मार दिया मेरी बच्ची को। सर आप कुछ कीजिए, मेरी बच्ची को मार। आपको किसी पे कोई शक है? किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी? नहीं। आप अकेली रहती हैं यहाँ पर या कोई और भी रहता है आपके साथ? मेरा बेटा है 5 साल का और पति भी है मेरे। दिखाई नहीं दे रहे? जी वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से। आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी? तांबे सर, बॉडी को जल्दी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास पता करो किसी ने कुछ अजीब देखा या सुना है। ओके सर। बताइए। मैं रात में स्लीपिंग पिल्स लेकर सोती हूँ। सुबह उठने के बाद तो जैसे होश ही नहीं रहता। कल रात भी मुझे छाया ने दूध में डालकर स्लीपिंग पिल्स दी थी। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मैं सो गई थी। फिर सुबह उठकर देखा तो। आपने कल रात को चीखने चिल्लाने की या रोने की कोई आवाज़ सुनी? नहीं सर, मैंने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो सुना नहीं। कल रात को इस एरिया में किसी आदमी या किसी अजनबी को देखा था? नहीं मैडम। हाँ, लेकिन मैंने ठीक से तो देख नहीं पाई, पर कोई औरत और आदमी छत पे थे। सर मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, आधी रात को हम लोग छत पर क्यों जाएंगे? हम लोग घर पर ही थे। आपने बताया कि आप स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रही थी। घर का दरवाजा उस समय बंद था? जी मैंने खुद सुबह दरवाज़ा खोलकर पड़ोसियों को बुलाया था। आपकी बेटी ने साड़ी क्यों पहनी थी? वो किसी शादी या फंक्शन से आ रही थी? मुझे नहीं पता सर। क्या वो साड़ी आपकी थी? नहीं, उसी ने खरीदी थी। एक 17 साल की कॉलेज गोइंग लड़की घर में साड़ी पहनकर क्या कर रही थी, वो भी आधी रात को? मुझे नहीं पता सर। सर मोबाइल फोन ये छाया का है? जी। छाया ने लास्ट कॉल किसी नवीन को किया है। ये नवीन कौन है? नवीन छाया का दोस्त। नवीन, प्रकाश, पंखुरी, ये सारे फ्रेंड्स हैं। आई मीन थे। मुझे इन तीनों के एड्रेस और फ़ोन नंबर चाहिए। मुझे जल्द से जल्द इस लड़की के पिता संजीव से मिलना है, लेकिन उसके पहले छाया के दोस्तों से मिलते हैं। वेरी सैड न्यूज़। मेरे बेटे को 2 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए जाना था और ऑफिसर्स आप देखिए ना कितना शिकन एंड शॉक्ड है न्यूज़ सुनने के बाद। आखिरी बार छाया से कब मिले थे? छाया ने कल आखिरी कॉल तुम्हें किया था। सबून एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया आर्म फोर्स में। सिंस ही इज बिजी इन द प्रिपरेशन, किसी दोस्त से तो मिला जुला है ही नहीं। हाँ, फोन पे बात हुई तो पता नहीं। क्यों बेटा? जी। अब पिछले 2 दिन से तो ये मेरे छोटे भाई के घर पे था, वो इसे ट्रेनिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। आज सुबह ही आया। छाया से किसी की दुश्मनी थी या फिर कोई ऐसा जो उसका पीछा पीछा करता हो? कभी कुछ जिक्र किया था उसने? नहीं सर, सच तो यह है कि एवरीबॉडी लव्ड हर। एक्सक्यूज मी, मेरे बच्चे को एकेडमी जाना है, उसके लिए काफ़ी कुछ तैयारियां करनी है, शॉपिंग करनी है। सो प्लीज इफ यू डोंट माइंड। आपको क्या लगता है सर, बाप बेटे सच बोल रहे हैं? कर्नल के घर पे तो मिलिट्री राज है, सारी बातें सिर्फ बाप कर रहा था। नवीन को तो बोलने भी नहीं दिया। लेकिन सर नवीन को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे छाया की मौत का बहुत दुख हुआ है। वो न सिर्फ शॉक लग रहा था बल्कि मुझे घबराया हुआ सा भी लग रहा था। गुड ऑब्जर्वेशन निपा, उस पर नजर रखो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, तुम दोनों जाकर पंखुड़ी से मिलो और मैं इस प्रकाश से बातें करता हूँ। यस सर। ओके सर। छाया वाज अ ग्रेट फ्रेंड सर। तो आई एम श्योर कि अपने दोस्त के कातिल को पकड़वाने के लिए तुम हमारी पूरी मदद करोगे। जी सर। एक्चुअली सर पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी।
उसकी लाइफ रोलर कोस्टर की राइड जैसी बन गई। कैसे? एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से पता चला कि उसके डैड का उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड यानी स्वाति आंटी, जिन्हें वो मौसी कहती थी, उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। उसने जब बाद में अपने डैड से सवाल पूछा तो जवाब में उसके डैड ने उस पर हाथ उठा दिया। तुम्हें छाया के पर्सनल मैटर्स इतने अच्छे से कैसे मालूम है? एक्चुअली सर हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं, आई मीन थे। छाया के पास हमारे अलावा और कोई नहीं था जिससे वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके। वो अंदर से बहुत टूट गई थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बहुत कोशिश कर रही थी अपने माँ बाप को मिलाने की। थैंक्स प्रकाश। आई होप कि हमें जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम हेल्प करोगे। जी सर। सर सारा दोष काम्या का ही है। वो एक अच्छी पत्नी तो क्या, एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। मतलब आप अपनी बेटी के खून का इल्ज़ाम उसकी अपनी माँ, अपनी पत्नी पर लगा रहे हैं? वो इतनी लापरवाह है सर। और आपको अपनी बेटी की बहुत परवाह थी। कल रात को आप कहाँ थे? अपने दोस्त के घर। और उस दोस्त का नाम स्वाति है? फिलहाल हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आपका कोई दुश्मन है क्या? जी नहीं। आपकी ये दोस्त स्वाति, इसके कैसे रिलेशन थे छाया के साथ? उसने वो अपनी बेटी के जैसा प्यार करती थी। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। छाया के कातिल के पास या तो घर की चाबी थी या फिर उसके लिए अंदर से दरवाजा खोला गया था। सर फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट भी हमारे इस थ्योरी को कंफर्म करती है। उन्हें भी जबरदस्ती घर के अंदर घुसने का कोई निशान नहीं मिला। सर छाया की किसी भी फोटो में उसने साड़ी नहीं पहनी हुई है एक्सेप्ट फॉर द फेयरवेल पार्टी पिक्चर्स। ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही प्रेफर करती थी। इसका मतलब हमारा शक सही था कि या तो वो कहीं बाहर से आ रही थी या फिर कहीं बाहर जा रही थी। लेकिन सर छा के माँ के मुताबिक कल रात को ना कोई पार्टी थी ना कोई ऐसा ओकेजन जहाँ की साड़ी पहनी जाए। और उसके सर पर पीछे से वार किया गया था किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जैसे ही दरवाजा खोलकर वो पलटी, उसके सर पर रॉड या पत्थर से वार किया गया, या फिर ये कि वो कहीं बाहर से आ रही थी, घर में घुसी और किसी ने उस पर हमला किया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि किसी ने उसकी चीख तक नहीं सुनी। सर आपसे मिलने कोई पिको फॉलो वाला है सर। भेजो अंदर। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वो आज छाया बीवी की फोटो देखी अखबार में। उसमें उन्होंने जो साड़ी पहन रखी थी वो साड़ी सुबह लेके आई थी मेरे पास फॉल लगवाने के लिए, और बोली थी कि माँ को अर्जेंट चाहिए, और मैंने वो साड़ी फॉल लगा के शाम को वापस कर दी थी। मेरी बेटी की मौत के बाद मेरी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे मेरी बेटी के चेहरे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। छाया ने पीको फॉल वाले से कहा कि वो साड़ी आपकी थी, लेकिन आपने तो मना कर दिया कि वो साड़ी किसकी है आपको नहीं पता। क्या वो साड़ी आपकी थी? नहीं, उसी ने खरीदी थी। नहीं पता मुझे। वो मेरी बेटी की साड़ी नहीं, उसका कफन था। सर, छाया की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुछ अजीब? सर इनफैक्ट बहुत कुछ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छाया के खून से जस्ट पहले उसने किसी के साथ इंटरकोर्स किया था। इसे रेप नहीं कहा जा सकता क्योंकि बॉडी पर स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले, और साथ ही हमारे लिए ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल होगा कि वो किसके साथ हम बिस्तर हुई थी, क्योंकि देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ सीमेन। बुलाओ सबको। इस केस से रिलेटेड हर आदमी मुझे यहाँ चाहिए एक साथ। किसी को कुछ कहना है या फिर कुछ बताना हो जो पहले छुपाया हो या फिर गलती से भूल गए हो? सर जाते जाते भी वो अपने बाप को शर्मिंदा कर गई। बच्चे तो कच्चे घड़े के समान होते हैं, उन्हें गढ़ने का काम माँ का होता है, लेकिन इस काम्या ने उसे ये संस्कार भी नहीं दिए। बेटी आपकी और संस्कार देना सिर्फ माँ का कर्तव्य है। सर मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। सर मुझे यकीन है कि जरूर छाया के साथ किसी ने जबरदस्ती की है, वरना मेरी बेटी। काम्या जी, किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, फोरेंसिक रिपोर्ट है, और उसमें ये बात साफ है कि छाया की भी इसमें रजामंदी थी। अब कुछ कहना है आप दोनों को? तुम दोनों का क्या कहना है इस बारे में? सर मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं अपने चाचा के घर पे था पिछले 2 दिनों से। आप चाहें तो मेरे चाचा से पूछ सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, आई हैव नो आइडिया कि छाया उस रात किसके साथ थी। छाया का कोई बॉयफ्रेंड था? जी, वो नवीन से बहुत प्यार करती थी। सर मैं मानता हूँ कि मेरा उसके साथ अफेयर था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसके साथ। हमें पता चला है कि छाया पिछले 2 हफ्तों से परेशान थी। डैड के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। हाँ, नो आइडिया सर। सर छाया नहीं चाहती थी कि किसी भी हाल में नवीन को डिस्टर्ब किया जाए। नवीन एनडीए की तैयारी कर रहा था।
छाया के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ मुझे और पंखुड़ी को पता था। मतलब छाया के आखिरी वक्त तुम और प्रकाश उसके सबसे करीब थे? जी हाँ। पिछले दिनों छाया किसी नए आदमी से मिली थी या फिर किसी और से? कोई ऐसा जो अजीब लगा हो? जी हाँ सर, एक सेल्समैन था। छाया उससे मिलने अकेले जाती थी सर। मैं और पंखुड़ी उसके साथ जाना चाहते थे पर छाया ने मना कर दिया। हमने सिर्फ दूर से देखा था। सेल्समैन कौन? बड़े पापा, कल मेरे मैथ्स का टेस्ट है, पढ़ा दो ना प्लीज। बड़े पापा बहुत थक गए हैं आज, फिर कभी पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा। बड़े पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? मैं तो भूल गया। तुम्हारे लिए मैं चिक्की लाया हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा? तेरा सुना बेटा। चा क्या हुआ बेटा? बहुत थक गए हो आज? नहीं माँ। तो चुटकू को पढ़ाने से मना क्यों कर दिया? मन नहीं कर रहा है माँ, बस। सर वो सेल्समैन किचन की छोटी मोटी चीज़ें बेचता था। पहले तो उसे वहाँ कभी नहीं देखा पर लास्ट के 2-3 बार जब मैं और पंखुड़ी छाया को घर ड्रॉप करने गए तब उसे वहाँ देखा था। ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो, लेकिन हो सकता है दोबारा ज़रूरत पड़े, फिर से बुलाएंगे, आ जाना। ओके, थैंक यू सर। इन तीनों फ्रेंड्स के मोबाइल रिकॉर्ड चेक करो, साथ ही मर्डर के टाइम, मर्डर के पहले और मर्डर के बाद इनकी सेलफोन लोकेशन। छाया का सोशल नेटवर्किंग पेज ओपन करो, शायद वहाँ से कुछ मिले। आजकल बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये वर्चुअल फ्रेंड्स विक्टिमाइज करके परेशान करते हैं। और सबसे पहले पता करो कि ये सेल्समैन कौन है, इससे मिलना है। ओके सर। यस सर। एक धोखा खाई माँ, अपने रिश्ते से असंतुष्ट पिता और पिता की प्रेमिका एक दूसरी औरत, इन सब के बीच का जटिल समीकरण और उससे जन्मा माहौल जितना दम घुटू छाया के लिए था उतना ही इसमें जी रहे बाकी के लोगों के लिए भी था। तो क्या इनमें से ही किसी ने अपनी निराशा, कुंठा, जलन और नफरत के तहत या फिर किसी और मकसद से छाया का कत्ल कर दिया था? वो साड़ी जो छाया ने अपनी मौत के वक्त पहनी हुई थी उसकी क्या कहानी थी? और ये कौशिक कौन था जिसका नाम पुलिस की जांच में अचानक सामने आया था? और उसका छाया की मौत से क्या संबंध था? छाया या फिर उसकी फैमिली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? सर, छाया की माँ ने मेरी बहुत मदद की थी। दरअसल मैं एक छोटा मोटा सेल्समैन हूँ सर। किचन का सामान घर घर जाके बेचता हूँ सर। तो उनसे एक दिन मुलाकात हुई, तब उनको पता चला कि मेरा परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं है, तो उसने मेरी बहुत मदद की थी। अगर मदद माँ ने की तो तुम उनकी बेटी से क्यों मिल रहे थे? मैम, मैंने जो भी किया वो मानवता की खातिर किया, तो फिर इसमें गलत क्या है? अगर मैं उस बेचारी की मदद नहीं करती तो उसकी नौकरी चली जाती। काम हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। उसकी मदद के बगैर कैसे होता सर? मेरी कोशिशों के बावजूद मेरा सेल्स क्रैप बढ़ता ही नहीं था। मैंने अपने कुछ रिलेशंस के थ्रू उसके किचन अप्लायंसेस बिकवा दिए, बस। ये लो। कौन खरीद रहा है? अरे चाचा छोड़ना, आम का गुटलियां मत गिन। पुलिस को घुमाना इतना आसान नहीं है मिस्टर कौशिक। हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कामया से अब कई जगहों पर मिल रहे थे। सच बात है सर। वो जहाँ जहाँ भी जिसके पास भी डेमो के लिए ले जाती थी, मैं उनके साथ जाता था। लेकिन वो सारी जगह कॉफ़ी शॉप या गार्डन तो नहीं हो सकते मिस्टर कौशिक? मैं धीरे धीरे उनका दोस्त बन गया था, और दोस्तों से मिलना बुराई नहीं है ना। पर इससे क्या साबित होता है? कल की रात तुम कहाँ थे? शिरडी। माँ बाबा ने भेजा था पूजा के लिए। तो फिर बस का टिकट या होटल की रसीद तो होगी? नहीं सर, जब मैं घर से निकला तो
सारी बस जा चुकी थी। मैं शेड टैक्सी पे नासिक पहुंचा और वहाँ से ट्रक में लिफ्ट लेकर वहाँ सिल्ली पहुंचा। प्रांगण में स्नान किया, दर्शन किया, फिर पूजा किया, फिर वापस घर लौट आया। सर मतलब तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम शिरडी गए थे? जी है, घर पर प्रसाद है। तुम या तो सचमुच थोड़े बेवकूफ़ हो या फिर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। जो भी है, फिलहाल तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम मेरी रडार पर हो, और अगर मुझे पता चला ना कि छाया के खून में तुम्हारा ज़रा सा भी हाथ है तो ज़िंदगी भर अभी जिस हालत में हो उससे भी बुरी हालत में रहोगे। मैम, मैंने यहाँ अपनी बेटी खो दी और यहाँ पुलिस असली अपराधी को छोड़कर मुझ पर, एक माँ पर शक कर रहा है। देखिए, हमारे शक के घेरे में आप पहले से ही थी। खून घर में हुआ था और उस वक्त सिर्फ आप घर के अंदर थी, और आपने अपने कॉल भी अगले दिन सुबह किया। इससे पूरा शक तो आप ही पर जाता है। मिस्टर कौशिक, आपका बैग। सर, ये आदमी आपको मिस्टीरियस नहीं लगता? इसका हाव भाव, चाल चलन, ये वाकई ऐसा है या एक्टिंग कर रहा है? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। संजीव और स्वाति आ गए? यस सर। बुलाओ ना। स्वाति जी, छाया के खून की क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता सर, छाया के खून से मेरा कुछ नहीं लेना देना है सर। तुम्हें तुम्हारी बेटी अपने अवैध रिश्ते के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी, तुमने उसे ही मार दिया। सर, मेरी बेटी की तरह थी वो, बहुत प्यार करती थी मैं उसे। प्यार तो आप संजीव से भी करती हैं। काम्या मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। सर, संजीव बुरे इंसान नहीं है सर। सच कहूँ तो उनकी चाहतें और ज़रूरतें बहुत नॉर्मल सी है, बस वही पूरा कर दो तो वो खुश। संजीव को अपने पास रखने के आपके पास सिर्फ दो ही तरीके थे, एक तो उसकी ज़रूरतें पूरी करो और दूसरा बच्चे को ख़त्म कर दो, क्योंकि बच्चा ही माँ बाप को मिलवा सकता था, है ना? मैं बताता हूँ उस रात तुमने क्या क्या होगा। हादसे वाली रात घर की चाबी तुम्हारे पास थी, तुम चुपचाप अपने घर गए, अपनी बेटी को पीछे से वार किए और वो मर गई। या तो तुमने अपनी बेटी को अपने अवैध संबंध से बचने के लिए मार दिया, या फिर तुम्हें इस बात की खबर लग गई थी कि तुम्हारी बेटी किसी और के साथ है, अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए तुमने उसको मार दिया, है ना? यही सच? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। इन दोनों को छोड़ दो और वार्निंग दो कि जब भी थाने बुलाएंगे आना पड़ेगा, और बिना परमिशन के शहर छोड़कर नहीं जा सकते। ओके सर। यस सर। काम्या और कौशिक का रिश्ता इस केस में एक अजीब मोड़ ले आया था। हर वो शख्स जो किसी भी तरीके से छाया से जुड़ा था, पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी थी। हालांकि पुलिस ने किसी को भी क्लीन चिट देकर अपने शक के दायरे से बाहर नहीं किया था, लेकिन उनसे पुलिस को किसी भी तरह की कोई जानकारी या सूचना अब तक नहीं मिली थी जिससे इस केस की जांच को आगे बढ़ाया जा सके या इस राज की परतों को खोला जा सके। और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। और आप भी कमाल करते हैं, इससे मेरा बच्चा लेके देने के बजाय आप इस घटिया औरत की बातों में आ रहे हैं। कमाल कर रहे हैं आप लोग। कमाल अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी इस तहजीब और तमीज़ के दायरे से दोबारा बाहर निकले ना, तो वाकई में ऐसा कमाल दिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और हमें क्या करना है और कैसे करना है इसका फैसला हम पर छोड़ दें तो बेहतर होगा आपके लिए। सॉरी सर, लेकिन आप लोग भी कुछ नहीं कहते। जब तक इसके पास मेरा बच्चा रहेगा, खतरा उसके सिर पे मंडराता रहेगा। देखिए, काम्या जी और उनके बेटे को हमने प्रोटेक्शन दी है, और वो तब तक पुलिस प्रोटेक्शन में रहेंगे जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। समझ गए आप? काम्या जी, अब आप अपने घर जाइए, अपने बच्चे को भी ले जा सकते हैं आप। क्राइम सीन के अनुसार काम्या के उस शोल्डर पर गोली मारी गई थी जिस शोल्डर पर उसने बच्चे को पकड़ कर रखा था। अब अगर सिर्फ काम्या को मारने का मोटिव होता तो गोली दूसरे शोल्डर पर या सर पर भी चलाई जा सकती थी। सर, इसका मतलब काम्या खूनी नहीं है? नहीं पर हमारी नौकरी में शक करना बुरा नहीं है, लेकिन शक ना करना उससे भी बड़ा गुनाह है। जब तक असली अपराधी सामने नहीं आता, हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। हो सकता है कि काम्या ने ये सब करवाया हो ताकि वो साबित कर सके कि वो बेगुनाह है। वैसे भी आजकल 4-5 हज़ार में कोई भी गोली चलाने को तैयार हो जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि संजीव ने ये करवाया हो किसी सुपारी किलर को हायर करके। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद उसने जानबूझकर उस शोल्डर पर गोली चलवाई जिस पर काम्या ने बच्चे को पकड़ रखा था, ताकि हमें ये लगे कि टारगेट काम्या नहीं बल्कि सिर्फ बच्चा है। लेकिन वो फिर भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सस्पेक्ट भी।
शायद वो भी हमें यही विश्वास दिलाना चाहता है कि क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सर स्वाति भी तो हो सकती है। हमने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे माँ बाप लड़ झगड़ कर अलग होना चाहते हैं लेकिन फिर बच्चों की वजह से रीयूनाइट हो जाते हैं। तुमने स्वाति और संजीव को देखा है? जब भी वो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। सर तब तो इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसे इस बात का डर हो, क्योंकि अगर उसके पिता वापस आ जाते वो उसे मना लेते। फिर उसने सिद्धांत पर हमला करवाया ताकि वो भी मर जाए और फिर संजीव के पास वापस लौटने का कोई रास्ता ही ना हो। और फाइनेंशियली भी वो संजीव के ऊपर डिपेंडेंट है, ना तो उसकी कोई नौकरी है ना प्रॉपर्टी। और अगर संजीव उसके हाथ से निकल जाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। और सर छाया के दोस्त, क्या उनका इसमें हाथ हो सकता है? व्हाई नॉट? अच्छी खासी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, वो भी किसी सुपारी किलर को हायर कर सकते हैं हमारे इस इन्वेस्टिगेशन को ऑफ ट्रैक करने के लिए। और इन सभी सस्पेक्ट को छोड़कर कोई और भी तो हो सकता है सर। हो तो सकता है, लेकिन कौन? क्या चाहिए? जी मेरा नाम कौशिक है, मैं काम्या से मिलना चाहता हूँ। कौशिक वो सेल्समैन, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, दोबारा अगर इधर दिखाई पड़ेगा ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, समझा? मुझे एक बार काम्या से मिलने दीजिए प्लीज सर, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। फिक्र हो रही है? साले पति के रहते तुझे मेरी फिक्र। ये आप क्या कर रही? छोड़ दीजिए इस बेचारे को। और गई लैला मजनू को बचाने के लिए। चल। हेलो, ठीक है, नजर रख। इस सेल्समैन कौशिक का कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट है काम्या और उसकी लाइफ में। लगता है उसे फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी। अगला क्लू शायद वही देगा हमें। उठाकर लेकर आऊँ सर? नहीं, उससे पहले उसके साथ काम करने वाले किसी को लेकर आओ। कोई ना कोई तो होगा जो उसके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन देगा। ये डोर टू डोर सेल्समैन जोड़ियों में काम करते हैं। पता करो उसका जोड़ीदार कौन है और बुलाओ उसे। सर वो ज़्यादातर वक्त काम्या के साथ गुजारता था। ये तो हमें भी पता है कि काम्या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान थी और कौशिक उसका दोस्त है। सर एक किचन का सामान बेचने वाले को कौन औरत अपना दोस्त बनाएगी? यही सवाल हमने भी पूछा था लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, इसलिए अब भी वो दोनों हमारे शक के दायरे में हैं। सर आप ये नहीं जानते होंगे कि वो दोनों जवानी में एक दूसरे से प्यार करते थे। आप चाहें तो उनके माँ बाप, भाई भाभी, कौशिक और काम्या सभी से कन्फर्म कर सकते हैं। सर ये बात सच है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैम आप किस लेकिन की बात कर रही हैं? आप सीधे सीधे मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हैं। यहाँ मैंने अपनी बेटी खो दी, मेरे बेटे पर हमला हो गया और आप मुझसे मेरे अतीत के बारे में सवाल पूछ रही हैं। उस हादसे को कैसे भूल सकते हैं सर? उस हादसे ने मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई की पूरी जिंदगी बदल दी। लानत है उन लोगों पर। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़की ने और उसके पूरे परिवार ने। उस रोज हम एक दूसरे के साथ थे जब उसके भाई और चाचा ने हमें घेर लिया था। मैं बहुत छोटी थी, बस 16 साल की थी। बहुत डर गई थी और डर के मारे ये कह दिया कि कौशिक मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। उन लोगों ने उसे बहुत मारा। वो टॉपर था, ही वॉज ब्रिलियंट, लेकिन हमें उसे रिहैब सेंटर भेजना पड़ा। वो 2 साल रहा वहाँ और उसके बाद इस काबिल हुआ कि अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। उस हादसे के बाद वो पहले जैसा नहीं है। तकरीबन 18 साल बाद हम मिले। मैडम मैं आपको हमारे प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स किचन के। तुम कौशिक हो ना? नासिक में रहते थे, एमजी रोड के पास। जी आप काम्या? और फिर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे इस प्यार के बारे में पता चल गया और उसे तुम्हारा ये प्यार गवारा नहीं हुआ और उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो तुमने एक सेल्फिश औरत की तरह उसका खून कर दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम मेरी बेटी बहुत समझदार थी। मैं मानती हूँ मेरी बेटी छाया को शुरू में इस रिलेशन से प्रॉब्लम थी और मैंने उसे कौशिक के बारे में सब सच बता दिया था। जब मैं तेरी उम्र की थी तब मैं और कौशिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज कौशिक की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेरी ये माँ और उसका वो झूठ है। मैं कौशिक से दोबारा नहीं मिलूंगी।
नहीं मिलूंगी मैं। मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। छाया मुझसे मिलने भी आई थी सर। हेलो अंकल। हाँ अंकल आई एम सॉरी, वो मैंने आपको गलत समझा, बट बाद में जब मम्मा ने मुझे सब सच बताया कि मम्मा की वजह से आपको, अंकल आई एम सॉरी। जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट इट। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ, तुम मेरी बेटी की तरह हो और बच्चों की सब गलती माफ़ होती है। Can I get a hug? हो सकता है कि दोनों जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, या फिर शायद दोनों मिलजुल कर झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, किस बात के चांसेस ज़्यादा हैं? तांबे, सच और झूठ का परसेंटेज नहीं होता। जब तक सच पता नहीं चल जाता, वो भी विद प्रूफ एंड एविडेंस, तब तक सच और झूठ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं बस। सर, ये मोबाइल कंपनी की रिपोर्ट आई सर। नवीन झूठ बोल रहा था कि कत्ल वाली रात वो अपने अंकल के घर था। बुलाओ उसे। नवीन, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड आई एम श्योर कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आज तुम झूठ नहीं बोलोगे, वरना हमें सच उगलवाना आता है। देखिए इंस्पेक्टर, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे प्लीज। आज सिर्फ तुम बोलोगे। स्टार्ट। मैं बताता हूँ सर, सर ये सच है कि छाया ने मुझे अपनी सारी परेशानियों से दूर रखा था और मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी। लेकिन सर जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। नवीन, हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम्हारे फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं करेंगे, बशर्ते तुम कानून से खिलवाड़ नहीं करो। सर, हमने छाया का फ्रेंड्स बुक अकाउंट क्रैक कर लिया है और उसमें हुए चैट से हमें ये पता चला है कि प्रकाश ने छाया को प्रपोज किया था। वो उसे बहुत चाहता था, लेकिन जब छाया ने उसे अपने और नवीन के अफेयर के बारे में बताया तो उसने उससे माफ़ी मांगी और उनका दोस्त बना रहा। चलो। क्या बोलते हो प्रकाश? छाया के लिए जो तेरा वन साइडेड लव था वही उसके खून का कारण बना ना? बोल। जब तुझे पता चला कि छाया नवीन से प्यार करती है तो जलन तो हुई होगी, ऑब्वियस है, तू भी नॉर्मल इंसान है। और जब तुझे पता चला कि वो दोनों रात में मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो छत पर जाकर छुप गया और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो देखकर तुझसे रहा नहीं गया और नवीन के जाते ही तूने छाया का कत्ल कर दिया, है ना? बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो सर, मेरा बेटा सिद्धांत कहीं नहीं मिल रहा मुझे। मैंने बाहर खेलने जाने के लिए मना किया था उसे, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से चला गया। मैंने आसपास हर जगह पता कर लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं है यहाँ। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैंने संजीव से भी पूछा सिद्धांत के बारे में, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता। छाया की हत्या के बाद उसके छोटे भाई सिद्धांत पर जानलेवा हमला हुआ और अब वो गायब था। क्या ये उसी हमलावर का काम था जिसने छाया की जान ली थी, या फिर ये उसका अपना पिता संजीव था जो पहले पुलिस के सामने दावा कर चुका था कि उसके बच्चे उसकी पत्नी काम्या के साथ सुरक्षित नहीं हैं और अब अपने उसी दावे को पुलिस की नज़रों में सही साबित करने के लिए उसने अपने ही बेटे का अपहरण कर लिया था। पुलिस के शक के घेरे में सिर्फ संजीव नहीं बल्कि स्वाति, काम्या और कौशिक भी थे। पुलिस के अनुसार इन सभी को छाया की हत्या से कोई ना कोई फायदा जरूर होने वाला था। बहरहाल पुलिस एक ही परिवार में घटी इस जुर्म की तीसरी घटना से सख्ते में थी। जांच के धागे बुरी तरह से उलझ चुके थे और उनके सिरों को पकड़ने के लिए अब उन्हें नए तरीके से कोशिश शुरू करनी थी। समझ नहीं आ रहा है कि केस क्या है और टारगेट कौन है। अपराधी के निशाने पर पूरी की पूरी फैमिली है सिवाय संजीव के। यू राइट सर, सिर्फ दो ही लोग हैं जिनको इस बात से डायरेक्ट फायदा हो सकता है। एक है कौशिक, उसे अपनी गर्लफ्रेंड वापस मिल जाएगी, वो भी बिना बच्चों की जिम्मेदारी के। दूसरी स्वाति। बुलाओ दोनों को और साथ में संजीव को भी। मुझे लगता है कि संजीव अपने बेटे को लेकर गया और कहीं छुपा के रखा। क्यों गायब किया सिद्धांत को? क्यों किडनैप किया अपने खुद के बेटे को? बोलो। मैं क्यों किडनैप करूंगा अपने बेटे का? मैं तो सीना ठोक करके सबके सामने उसे लेके जाऊंगा। बोल बच्चा क्या है? बोल बच्चा कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा है आपको कि सिद्धांत के घायल होने में मेरा कोई हाथ नहीं है।
मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। तूने ही उसका अपहरण किया है ना, और अब तो उसको मारने का प्लान बना रही है ना? बता, बोल। मेरा विश्वास कीजिए मैडम, मैं झूठ नहीं कह रही, प्लीज। आप मेरे पति संजीव को छोड़ दीजिए। वो एक्चुअली मेरा बेटा घर आ गया है, शायद रास्ता भटक गया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से घर लौटा है। काम्या जी एक बार आपके बेटे से मिलना चाहेंगे। नहीं सर, एक्चुअली अभी वो सोया हुआ है, आप कल बात कर लीजिएगा। हेलो, काम्या के घर के बाहर एक कांस्टेबल तैनात है ना? यस सर। उसे खबर कैसे नहीं हुई कि बच्चा लौटा है? मैडम जी, सिद्धार्थ बाबा अंदर कब लौटे? मैं तो बाहर ही था, मैंने देखा नहीं। वो जिस रास्ते से गया था उसी के पीछे के दरवाजे से वापस आ गया, अभी सो रहा है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? देखिए प्लीज़, आप सुबह से पहले उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। और मुझे मेरे बेटे से मिलना है। आप चाहिए यहाँ से, बहुत सहेली आपको और आपकी हरकतों को। अरे सुनो तो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा वहाँ आया था लेकिन सावन मिस कर दिया। नहीं तंबे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। काम्या का फोन सर्वेलेंस पर है ना? यस सर। कोई रैंसम कॉल आया? नो सर। हमें उसके घर के अंदर जाकर चेक करना होगा, लेकिन उसकी जानकारी के बिना। कैसे कर सकते हैं? सर मेरा एक आदमी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत घर लौट आए तो तुम्हें बिना पुलिस को खबर किए हमारे पास आना होगा। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो याद रखना, तुम्हारे सिद्धांत का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ था। मैडम वो चाइनीज का रिसेप्शन ठीक से नहीं आ रहा है, वो चेक करने आया हूँ। आप कल सुबह आ जाना। मैडम मैं तो कल सुबह आ जाऊँगा, लेकिन जिन लोगों के घर पे रिसेप्शन ठीक से नहीं पहुँच रहा है वो मुझे तो फ़ोन करके परेशान कर ही रहे हैं। ठीक है भैया, आप जो भी करना है आपको, प्लीज़ आप जल्दी कीजिए। मैडम यहाँ से तो ठीक है, अगर आप एक बार ऊपर जाके टेरेस पे चेक कर लेंगे कि केबल कहीं कटा तो नहीं है तो अच्छा होगा। हेलो सर, मैडम के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। इसका मतलब काम्या ने जानबूझकर हमसे झूठ बोला ताकि हम कन्विंस हो जाएं और उसके घर के बाहर से कांस्टेबल को हटा लें। लेकिन क्यों सर? उसके घर के बाहर आसपास आगे पीछे सब जगह अपने आदमी लगा दो, लेकिन सादी वर्दी में, और कांस्टेबल को हटा लो जैसा वो चाहती है। ओके सर। सिद्धांत, इस काम्या की वजह से मेरे बेटे कौशिक की जिंदगी तबाह हो गई। आप नहीं जानते मेरा बेटा कितना होशियार, कितना गुणी था, टॉपर था वो सर, लेकिन इस काम्या की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। आपने कभी अपनी जवान बेटी की सेवा की है? उसकी पोटी साफ की है? मैंने की है। बिल्कुल बच्चा बन गया था वो, फिर उसे रिहाब भेजा। लेकिन ये औरत फिर उसकी जिंदगी में आ गई। मेरा बेटा जो बड़ी मुश्किल से अपने कदमों पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, उसके कदम फिर से लड़खड़ाने लगे। अपने नौकरी पर ध्यान देने के बजाय उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। उस औरत को मारने के इरादे से हम उसके घर गए थे। उस लड़के ने उस दिन वही साड़ी पहनी थी जो कौशिक ने हमसे छुपकर काम्या के लिए खरीदी थी। फिर हमने किसी तरह देसी कट्टे का इंतजाम कर दिया। काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। लेकिन गोली चलाते वक्त फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था।
इसलिए हमने उसके बेटे को किडनैप कर दिया ताकि हम उसे बुलाकर नज़दीक से शूट कर सके। हम कोई और चांस नहीं लेना चाहते थे, मगर आप लोग आ गए और एक बात बताना चाहता हूँ आप दोनों को, सुनने के बाद शायद जेल में थोड़ी राहत रहेगी। आपका बेटा अपना भला बुरा अच्छी तरह समझ सकता है और काम्या को भी जो कुछ हुआ उस पर पछतावा है। वैसा कुछ नहीं होगा जैसा आपको अंदेशा है। आपको अपने बेटे और काम्या को एक और मौका देना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए भी कि ऐसा करने से शायद एक मासूम बच्चे की जान बच सकती थी। काम्या ने अपने परिवार की वजह से जो झूठा इल्जाम कौशिक पर लगाया था, उसने पहले कौशिक की जिंदगी को तबाह किया और फिर खुद काम्या की जिंदगी को। काम्या ने जो किया वो गलत था, लेकिन कौशिक के माता पिता ने जो किया वो भी सही नहीं था। काम्या और कौशिक के फिर से जुड़ते रिश्ते की खबर सुनकर वो लोग घबरा गए। उन्होंने भावनाओं में रिएक्ट किया और मासूम छाया के खून से अपने हाथ रंग बैठे। ऐसा करने की बजाय अगर अपनी समझ का इस्तेमाल करके उन्होंने काम्या या खुद अपने बेटे से बात की होती तो उन्हें पता चल जाता कि काम्या इस बार उनके बेटे के जीवन में उसके साथ कुछ गलत करने नहीं, बल्कि पहले की गई गलतियों का प्रायश्चित करने आई थी। आप और हम में से कोई भी इस गलती को ना दोहराए और अपने साथ घटने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं पर भावनाओं में बहकर रिएक्ट करने की बजाय समझदारी से एक्ट करें। इस उम्मीद के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।